नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नोवेल में। इस नोवेल का पूरा श्रेय मूल लेखक को जाता है। अगर आपको यही नोवेल पसंद आए तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं सभी लेखक की कल्पना की उपज है। इसके बाद उन्होंने एविल फैंग को एक वॉइस ट्रांसमिशन भेजा जो कुछ समय पहले ही लौटा था। एविल फैंग, यहाँ आओ। कबीले प्रमुख दादाजी, आपको मेरी क्या आवश्यकता है? बुजुर्ग के सामने खड़े होकर ईविल फैंग ने बाहर प्रदर्शित अहंकार के विपरीत सम्मानजनक अभिव्यक्ति धारण की। मेरे पास कुछ है जिसे संभालने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मोफैंग नाम के किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए कुछ सेंट किंग रियलम कबीले के लोगों को लें। वह ऐसा दिखता है। बुजुर्ग ने मिशन के महत्व पर जोर देते हुए जून लिंगटियन द्वारा दी गई जानकारी को दोहराया। समझ गया कबीले प्रमुख दादाजी, मैं निश्चित रूप से इसे अच्छे से संभाल लूंगा। ईविल फैंग की गारंटी, यह उसके लिए कबीले प्रमुख के सामने खुद को साबित करने का मौका था, इसलिए वह इसे बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं कर सकता था। वह तुरंत सेंट किंग क्षेत्र में कुछ कबीले चाचाओं को ढूंढने गया और दफन पृथ्वी भूमि को छोड़ दिया। इस समय मोफैन उस आपदा से अनजान था जिसका वह सामना करने वाला था। वह इस समय 7 रंगों वाले यूनिकॉर्न पर सवार था और लक्ष्यहीन होकर घूम रहा था। यदि उसने ग्रेट एवोल्यूशन इमोर्टल डोमेन छोड़ दिया तो उसे नहीं पता था कि उसे कहां जाना चाहिए। जैसे ही मोफैन अपनी भविष्य की योजनाओं पर विचार कर रहा था, सिस्टम की अधिसूचना ध्वनि अचानक उसके कान में गूंज उठी। चेतावनी, चेतावनी, कृपया मेजबान जितनी जल्दी हो सके अपना ऋण चुकाएं, अन्यथा आपको इस प्रणाली द्वारा दंडित किया जाएगा। सिस्टम की चेतावनी वाली आवाज फिर से सुनकर मोफैन को सचमुच सिरदर्द महसूस हुआ। मैं भी इसका भुगतान करना चाहता हूं, लेकिन अभी मेरे पास आपको देने के लिए इंटीमेसी पॉइंट नहीं है ना? आप मुझे सही दिशा क्यों नहीं बताते? मोफैन बेबसी से बोला। यदि उन्हें पता होता कि यह क्रेडिट फंक्शन एक ऐसा घोटाला है तो बेहतर होता कि वे इसे पहले ही अक्षम कर देते। हालांकि सिस्टम ने वास्तव में उसे एक दिशा की ओर इशारा किया। डिंग, मेजबान अपने नीचे 7 रंगों वाले यूनिकॉर्न को कैप्चर लक्ष्य के रूप में नामित कर सकता है। इस तरह आप इंटीमेसी पॉइंट भी अर्जित कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं एक मादा जानवर को पकड़ लूं? 74 जियाओ भाई, तुम्हें पाकर बहुत अच्छा लगा। इस समय मोफैन के दिल में एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। उसने अपने नीचे 7 रंग वाले यूनिकॉर्न को देखा। सच कहूं तो ये वास्तव में काफी नाजुक और सुंदर था। इस तरह से देखने पर यह असंभव नहीं था, ठीक है। कम से कम इसे उस छोटे से कमीने जून लिंगटियन द्वारा नहीं छीना जाएगा। इसके अलावा स्पिरिट बीस्ट साधना के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद मानव रूप ले सकते थे, इसलिए उन्हें हार नहीं लगती थी। चूंकि यह मामला है, सिस्टम रणनीति के लक्ष्य के रूप में मेरे नीचे जियाओ बाई को सेट करें। डिंग, रणनीति लक्ष्यबद्ध, वर्तमान अनुकूलता 60%। बंधन के ठीक बाद 60%। यह आवाज सुनकर मोफैन उत्साह से भर गया, मानो उसने अपने सामने एक चौड़ी चिकनी सड़क देखी हो। वह अपने नीचे 7 रंग वाले यूनिकॉर्न के शरीर पर लेट गया और उसके अयाल पर अपना चेहरा रगड़ा। मोफैन धीरे से फुसफुसाए, धन्यवाद जियाओ बाई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। अगले सेकंड सिस्टम की अधिसूचना ध्वनि सीधे मोफैन के कान में दिखाई दी। डिंग, रणनीति लक्ष्य अनुकूलता 65% तक बढ़ गई है। क्या ये वास्तव में इतना आसान है? सिस्टम का नोटिफिकेशन सुनकर मोफैन बहुत खुश हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, इस आत्मा जानवर की अनुकूलता मनुष्य की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ी। ठीक उसी तरह मोफैन अपने 7 रंग वाले यूनिकॉर्न खाने, सोने और साथ यात्रा करने का बहुत ख्याल रखता था। कई महीने बीत गए और अंतरंगता वास्तव में 90% तक बढ़ गई थी। जियाओ बाई, तुम जल्द ही मानव रूप धारण कर पाओगी और फिर हम खुशी खुशी एक साथ रह सकेंगे। इस समय मोफैन 7 रंग वाले यूनिकॉर्न को गले लगा रहा था और स्नेहपूर्वक स्वीकार कर रहा था, जबकि बाद वाले की आंखें जीवंत थी और वास्तव में एक मानव जैसी मुस्कान दिखाई दे रही थी। जियाओ बाई, आप भी इसका इंतजार कर रही हैं और बहुत खुश हैं, है ना? 7 रंगों वाले यूनिकॉर्न की अभिव्यक्ति देखकर मोफैन खुशी से मुस्कुराए। जियाओ बाई, तुम्हें पाकर बहुत अच्छा लगा। इसके तुरंत बाद दोनों एक पहाड़ी गुफा के अंदर आलिंगन में सो गए। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि इस समय ईविल फैंग पहले से ही उस स्थान को घेरने के लिए कई सेंट किंग क्षेत्र विशेषज्ञों को ला चुका था। कबीले के चाचाओं, क्या जगह सील कर दी गई है? ईविल फैंग ने कई सेंट किंग क्षेत्र विशेषज्ञों की ओर देखा। निश्चिंत रहें युवा कबीले नेता, हमने पहले ही यहाँ ऑल हेवन डेमन सीलिंग फॉर्मेशन स्थापित कर दिया है, यहाँ तक कि एक महान सम्राट भी आसानी से नहीं जा पाएगा। प्रमुख सेंट किंग रियलम विशेषज्ञ ने सिर हिलाया, क्योंकि जून लिंगटियन के क्लोन ने पहले विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया था कि इस मोफैंग को पकड़ना कितना मुश्किल था। इसलिए मकबरा रक्षक कबीले के कबीले प्रमुख ने उन्हें पूरी तैयारी करने को कहा। बहुत अच्छा, चलो मेरे पीछे आओ। ये कहने के बाद ईविल फैंग ने सभी को उस गुफा को घेरने के लिए प्रेरित किया जहां मोफैंग स्थित था। इस बीच मोफैंग गहरी नींद में सो रहा था और जियाओ बाई के मानव रूप धारण करने के बाद उसके साथ खुशी से अंतरंग होने का सपना देख रहा था। चेतावनी, चेतावनी, सेंट किंग क्षेत्र विशेषज्ञ आ रहे हैं। सिस्टम का अलार्म सुनकर मोफैंग ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली और फिर जाग गए। धिक्कार है, सेंट किंग रियलम विशेषज्ञ कैसे आ सकते हैं? उन्हें मेरे लिए नहीं आना चाहिए, है ना? मोफैंग ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि पहले जून लिंगटियन और लिंग म्यू के अलावा उसने किसी और को नाराज नहीं किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि लिंग म्यू और जून लिंगटियन ने उसे मारने के लिए लोगों को भेजा हो? ये सोचकर कि ऐसी कोई संभावना है, मोफैंग तुरंत अपने 7 रंग वाले यूनिकॉर्न पर चढ़ गया। उसने अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए तुरंत एक तावीज सक्रिय कर दिया और सिस्टम से एक अदृश्यता तावीज का आदान प्रदान भी किया। तुरंत वह भागने की चाहत में खुलेआम और इठलाते हुए 7 रंगों वाले यूनिकॉर्न पर सवार हो गया। हवा में पहुंचने के बाद अदृश्य मोफैंग ने कई सेंट किंग क्षेत्र विशेषज्ञों को अपने आसपास देखा। उसने अपनी सांसें रोक ली और बिना पता लगाए घेरा छोड़ दिया। खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था और कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट भी था। तो क्या हुआ यदि वे सेंट किंग क्षेत्र विशेषज्ञ हैं? क्या वे अभी भी उसके द्वारा नहीं खेले जा रहे थे? हालांकि तभी उसे लगा कि वह जीवित बच निकलने वाला है। केवल एक धमाका सुनाई दिया। 7 रंगों वाला गेंदा वास्तव में एक पारदर्शी प्रकाश अवरोध से टकरा गया था। अच्छा नहीं है, मोफैंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने जल्दी से 7 रंगीन यूनिकॉर्न की दिशा बदल दी। वहां अच्छा लड़का, वह सचमुच लगभग भाग गया। ईविल फैंग और कई सेंट किंग क्षेत्र विशेषज्ञों को भी गुप्त रूप से राहत मिली थी। यदि उन्होंने पहले से ही इस ऑल हेवन डेमन सीलिंग फॉर्मेशन की स्थापना नहीं की होती तो शायद उन्होंने इस बच्चे को हाथ से जाने दिया होता।
हालांकि जब उन्होंने उसे घेर लिया तो उन्हें दूसरे पक्ष का कोई पता नहीं चला। इस बच्चे के पास एक ताबीज या जादुई खजाना होना चाहिए जो उसके रूप को छिपा सके। एक सेंट किंग क्षेत्र विशेषज्ञ ने अनुमान लगाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास ऑल हेवन डायमंड सीलिंग फॉर्मेशन है, वह बच नहीं सकता। इसके अलावा आमतौर पर इस प्रकार के जादुई खजाने और ताबीज जो किसी को अदृश्य कर सकते हैं, उनकी समय सीमा होती है। वह हमसे अधिक चिंतित है। ईविल फैंग ने अपने आसपास का निरीक्षण किया, किसी भी कोने को जाने नहीं दिया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, मोफैन अब चिंतित था। उन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन फॉर्मेशन की सीमा से बाहर निकलने में असफल रहे। यहां तक कि टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल भी विफल हो गया था। धिक्कार है, जब तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मर जाओ। सिस्टम, मुझे एक सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ अनुभव कार्ड दीजिए। मोफैन ने अपनी दिव्य आत्मा के साथ सिस्टम से संवाद किया और कहा। पहले जून लिंक्डइन और अन्य लोगों द्वारा धमकाए जाने के कारण वह बेहद दबा हुआ था। आज वह खुद को भोगना चाहता था और हत्या करना चाहता था। डिंग, एक्सचेंज विफल रहा। मेजबान का उपलब्ध क्रेडिट शेष अपर्याप्त है। क्या पिछली बार मैंने तुम्हें लाखों अंतरंगता अंक वापस नहीं दिए थे? मोफैन के चेहरे पर अवर्णनीय अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी घोटाले में फंस गया हो। वह स्पष्ट रूप से पिछले कुछ महीनों से अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन अब वह और भी अधिक डूबता जा रहा था। वह सुप्रीम रियलम एक्सपीरियंस कार्ड का आदान प्रदान भी नहीं कर सका। मेजबान द्वारा पहले चुकाए गए अंतरंगता अंक ब्याज काटने के बाद केवल कुछ लाख अंतरंगता अंक ही बचे थे, इसलिए वास्तव में बहुत अधिक भुगतान नहीं किया गया था। क्या लानत है! मोफैन शाप देना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि सिस्टम उसे फिर से आत्मविनाश का कार्यक्रम देगा और उसे उसकी कब्र पर भेज देगा। इसलिए उन्हें दूसरे सर्वश्रेष्ठ से संतोष करना पड़ा। फिर मेरे लिए एक सेंट एम्परर रियलम एक्सपीरियंस कार्ड एक्सचेंज करें। डिंग, एक्सचेंज सफल रहा। वर्तमान में मेजबान पर 9,900,000 का बकाया है। कृपया यथाशीघ्र भुगतान करें, मेजबान। मोफैन ने सिस्टम से आए वाक्य को नजरअंदाज कर दिया। इस समय उसकी अदृश्यता तावीज भी समाप्त हो गई और उसकी आकृति ईविल फैंग और अन्य लोगों की नजर में आ गई। वह बच्चा वहां पर है। कई सेंट किंग रियलम मकबरे के रखवालों ने सीधे मोफैंग को घेर लिया। इसके बाद ईविल फैंग भी मोफैंग के सामने आ गया। इतने सारे विशेषज्ञों का सामना करते हुए मोफैंग शांत रहे। लगता है मैं तुम्हें नहीं जानता, ठीक है? तुम मेरे लिए चीजें मुश्किल क्यों बना रहे हो? मोफैंग का इरादा पहले दूसरे पक्ष को समझाने का था। यदि वह उन्हें सफलतापूर्वक मना सका तो वह एक अनुभव कार्ड बचा सकता है ना? हालांकि जब ईविल फैंग ने यह सुना तो उसका ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था। उनके विचार में अब एकमात्र गंभीर कार्य इस बच्चे को पकड़ना था। डिंग, सेंट एम्परर रियलम एक्सपीरियंस कार्ड का समय शेष 10 सेकंड। 10, 9। क्या मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मैं इसका उपयोग कर रहा हूं? समय क्यों खत्म होता जा रहा है? सिस्टम का प्रसारण सुनकर मोफैन हैरान और क्रोधित हो गया। इस प्रणाली को देवी रणनीति प्रणाली की तुलना में घोटालेबाज प्रणाली कहना अधिक उचित लगा। हालांकि 10 सेकंड पर्याप्त थे। तुरंत मोफैन के शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली सेंट सम्राट दायरे की आभा निकल गई, जिसने सीधे तौर पर कई सेंट किंग दायरे विशेषज्ञों और ईविल फैंग को उड़ा दिया। 75, छोटा सफेद। नहीं, मेरा नाम मोफैन है। जब आप नर्क जाएं तो इसकी सूचना देना याद रखें। इस दिखावटी टिप्पणी को समाप्त करने के बाद मोफैन ने अपनी हथेलियों से तेजी से प्रहार किया। विशाल तार के निशान रूनिक जंजीरों के साथ एक बेहद हिंसक दमनकारी शक्ति लेकर आसमान से उतरे, क्योंकि वे कई सेंट किंग दायरे विशेषज्ञों और ईविल फैंग पर हमला कर रहे थे। वे जहां भी गुजरे जगह इंच दर इंच बिखरती गई। इस समय अगर मोफैंग की मनोदशा को एक शब्द में वर्णित करना हो, ये होगा लानत है। यह अच्छा लगा। धिक्कार है, ये लड़का संत सम्राट क्षेत्र में कैसे हो सकता है? उन विशाल रूनिक हथेली के निशानों से उत्सर्जित दिव्य शक्ति को महसूस करते हुए कई सेंट किंग क्षेत्र विशेषज्ञों के चेहरों पर घबराहट दिखाई दी। यहां तक कि ईविल फैंग के चेहरे पर भी इस समय अनिच्छा दिखाई दे रही थी। हालांकि इसी क्षण एम्परर्स माइट की एक लहर अचानक उसके शरीर से निकली, जिसने मोफैन द्वारा छोड़े गए विशाल रूनिक हथेली के निशान को सीधे बिखेर दिया। तुरंत ईविल फैंग की छाती पर जेड पेंडेंट से एक प्रेत छवि उभरी। यह कोई और नहीं बल्कि मकबरे की कबीले का मुखिया था। सम्राटों की उस प्रेत शक्ति को देखकर मोफैन अवाक रह गया। हालांकि अंतिम 2 सेकंड का उपयोग करते हुए वह अभी भी थोड़ा संघर्ष करना चाहता था। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की और दर्जनों हथेलियां मार दी। केवल तभी रुका जब उसके शरीर के भीतर बढ़ती शक्ति ज्वार की तरह कम हो गई। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आकाश में महान सम्राट के प्रेत ने अपना हाथ लहराया और आने वाले रूनिक हथेली के निशान मिटा दिए। दादाजी कबीले प्रमुख, बूढ़े आदमी के प्रेत को देखकर ईविल फैंग ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उसने वास्तव में चीजों को गड़बड़ कर दिया था। यह पहली बार था जब दादाजी कबीले प्रमुख ने उन्हें कोई कार्य संभालने दिया था। अन्य कई सेंट किंग क्षेत्र विशेषज्ञ समान थे, उनकी अभिव्यक्तियां कुछ असहज थीं। ये ठीक है ईविल फैंग, यह आपके लिए भी एक परीक्षा है। भविष्य में जब आप मामलों का सामना करेंगे तो आपको एक अचूक योजना के बारे में सोचना चाहिए। आपको चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रेत बूढ़ा व्यक्ति गंभीरता से बोला। मैं समझता हूं, दादाजी कबीले प्रमुख। ईविल फैंग ने विनम्रतापूर्वक निर्देश स्वीकार कर लिया। उसके चेहरे पर असंतोष का कोई निशान नहीं था। प्रेत बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया, फिर मोफैंग की ओर इशारा किया। अनगिनत कानून श्रृंखलाएं तुरंत उसके चारों ओर घूमती हुई आसपास के शून्य क्षेत्र से बाहर निकल गईं। सिस्टम, मुझे बचाओ। मोफैंग ने अपनी आखिरी उम्मीद सिस्टम पर रखी, लेकिन सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंत में उसे कानून की जंजीरों में लपेटकर गुलगुले की तरह बांध दिया गया। मैं बाकी सब आप पर छोड़ता हूं। इतना कहने के बाद वह प्रेत बूढ़ा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। बूढ़े व्यक्ति के चले जाने के बाद कई संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञों ने राहत की सांस ली। फिर वे सभी मोफैंग के पक्ष में आए। मेरा नाम मोफैन है। तुम सच में जानते हो कि शो कैसे करना है, लड़के? मोफैंग के गाल थपथपाते हुए उपस्थित सभी लोगों ने मुस्कुराहट प्रकट की। बस खलनायकों को सफलता मिल रही है। यदि वह बूढ़ा व्यक्ति नहीं होता तो आप में से हर कोई मेरे द्वारा पहले ही दबा दिया गया होता और मार दिया गया होता। चलो, जो चाहो करो, मुझे मार डालो या टुकड़े टुकड़े कर दो। मोफैंग ने कठोर भाव के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। उनके बदसूरत चमकते चेहरों को नहीं देखना चाहते थे। हालांकि ठीक इसी समय एक अन्य सेंट किंग रियलम विशेषज्ञ ने अचानक दूर से मोफैंग के 7 रंग वाले यूनिकॉर्न को पकड़ लिया और उसे ईविल फैंग के सामने ले आया। यंग लॉर्ड, यहाँ एक 7 रंग का गेंडा है और यह एक मादा है। इसे अपने साथ ले जाओ। ऐसा होता है कि गांव में सभी नर होते हैं। इसे वापस लाकर प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ईविल फैंग ने अपनी खास बुरी मुस्कुराहट बरकरार रखी और लापरवाही से बात की। क्या? रुको, जाने दो। ईविल फैंग के शब्दों को सुनकर मोफैंग ने अपनी बंद आंखें फिर से खोली और क्रूर अभिव्यक्ति के साथ दहाड़ लगाई।
उसका हृदय भी ठंडा हो गया। उन्होंने इसे जीतने की कोशिश में कई महीने लगा दिए थे और अनुकूलता को 90 तक ले जाना आसान नहीं था। इसके अलावा यह मानव रूप लेने की कगार पर था और अब वे उसे बता रहे थे कि लिटिल व्हाइट को प्रजनन के लिए ले जाया जा रहा है। हालांकि ईविल फैंग ने मोफैंग के चिल्लाने की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और अपना हाथ लहराते हुए सेंट किंग रियलम एक्सपर्ट को इसे जानवर वश में करने वाले बैग में डालने दिया। नहीं, लिटिल व्हाइट, नहीं, बर्फ के टुकड़े बह रहे हैं, उत्तरी हवा सीटी बजा रही है। संसार, एक विशाल उजाड़ विस्तार। 7 रंगों वाले यूनिकॉर्न की आंखों में धुंध और उसके धीरे धीरे सिकुड़ते शरीर को देखकर मोफैंग का दिल पूरी तरह से टूट गया। इसे दूर ले जाएं, ईविल फैंग ने अपना हाथ लहराया और फिर एक सेंट किंग रियलम विशेषज्ञ मोफैंग को एक पोर्टेबल गुफा स्वर्ग में ले गया। कई महीनों की यात्रा के बाद ईविल फैंग और अन्य अंततः मोफैंग के साथ दफन पृथ्वी भूमि पर लौट आए। तुरंत सम्राट क्षेत्र के बूढ़े व्यक्ति ने बेहद खराब खेती योग्यता वाले कई कुलों को बुलाया। दादा कबीले प्रमुख, आपने हमें क्यों बुलाया? कई मजबूत, मोटी कमर वाले युवा पीढ़ी के मकबरे के रखवाले बूढ़े व्यक्ति के सामने आए। उनके चेहरे पर आज्ञाकारी भाव प्रकट हो रहे थे और उनके बगल में मोफैंग, जिसकी खेती सील कर दी गई थी और जिसके अंग चीक कर दिए गए थे, वहां खाली लेटा हुआ था। उनके चेहरे पर जीवन के अर्थहीन होने का भाव प्रकट हुआ। फिर बूढ़े व्यक्ति ने मोफैंग से परहेज नहीं किया, सीधे कई युवा पीढ़ी के मकबरे के रखवालों को उसके सामने नियति के कार्य के बारे में समझाया। क्या दादाजी कबीले प्रमुख, क्या आपने जो कहा वह सच है? बूढ़े व्यक्ति की व्याख्या सुनकर युवा पीढ़ी के मकबरे के रखवालों ने अपार खुशी के भाव व्यक्त किए। वे सभी बेहद खराब खेती योग्यता वाले लोग थे और कबीले में अपना सिर ऊंचा नहीं रख सकते थे, इसलिए वे केवल शारीरिक शोधन के मार्ग पर ही चल सकते थे। यही कारण है कि वे सभी मोटी कमर वाले थे और यहां तक कि उनकी उपस्थिति भी इसके कारण कुछ हद तक बदसूरत हो गई थी। हालांकि कौन नहीं चाहेगा कि उनकी योग्यता एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह हो और उनका शरीर सुडौल और सुंदर हो। क्या शरीर और कानून की दोहरी खेती अद्भुत नहीं होगी? दूसरी तरफ बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर मोफैंग के दिल में एक बुरा अंदाजा हो गया। बूढ़ा आदमी मेरे बारे में बात नहीं कर रहा है ना? मोफैंग ने कुछ चिंता के साथ सोचा। उसके दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई। हालांकि जिसका उसे डर था वही हुआ। अगले ही पल सम्राट क्षेत्र का बूढ़ा व्यक्ति बोला, ये सही है, आपके बगल में यह व्यक्ति वह है जिसके पास भाग्य है, आपको उसका अच्छा उपयोग करना चाहिए। सम्राट दायरे के बूढ़े व्यक्ति ने मोफैंग की ओर देखा और फिर बोला, हाँ दादाजी कबीले प्रमुख, निश्चिंत रहें दादाजी कबीले प्रमुख, हम निश्चित रूप से दिन रात अपनी खेती योग्यता में सुधार करेंगे। वहां मौजूद कई मकबरे के संरक्षक शिष्यों ने जोर से ताली बजाते हुए अपनी छाती थपथपाई। आखिरकार ऐसा स्वर्ग विरोधी अवसर दुर्लभ था। क्या सिस्टम, क्या उसने जो कुछ कहा वह सच है? मोफैंग इस समय अपने दिल में हैरान और क्रोधित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने वास्तव में सही अनुमान लगाया है। डिंग, मेजबान को रिपोर्ट करते हुए, उसने जो कहा वह वास्तव में सच है, आपके पास नियति है। सिस्टम की सकारात्मक प्रतिक्रिया के तहत मोफैंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। यदि वह नियति वाला था तो वे कुछ ही दूरी पर कुछ मोटी कमर वाले मकबरे के रखवाले शिष्यों को देखकर मोफैंग को केवल अपने स्फिंक्टर को कसने का एहसास हुआ। उसका पूरा शरीर भी जोर से कांप उठा। भाड़ में जाओ सिस्टम, धिक्कार है सिस्टम, तुम कुत्ते सिस्टम, जल्दी से आत्मा विनाश अनुक्रम को सक्रिय करो, मैं अब और जीना नहीं चाहता। मोफैंग पागलों की तरह अपने दिल में सिस्टम को कोस रहा था, लेकिन इस समय सिस्टम मानो मर चुका था, उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। किसी आत्मा विनाशकारी क्रम की तो बात ही छोड़िए, इसकी आवाज तक नहीं निकली। स्पष्टतः यह आत्मा विनाश क्रम सक्रिय नहीं किया जा सका। याद रखें, नम्र रहें, उसे मौत के घाट न उतारें। सम्राट क्षेत्र के बूढ़े व्यक्ति ने एक अनुस्मारक दिया। आखिरकार इस प्रकार की नियति अत्यंत दुर्लभ थी। अगर इसे अच्छी तरह से पाला जाए तो यह भविष्य में काम आ सकता है। 76 चुना हुआ व्यक्ति, लिसाओ। हाँ कबीले प्रमुख दादाजी। निश्चिंत रहें कबीले प्रमुख दादाजी, हम जानते हैं कि क्या करना है। समझ गया कबीले प्रमुख दादाजी, मैं बहुत नम्र रहूंगा। कई कब्र रक्षक शिष्यों ने एक सुर में जवाब दिया। ये सुनकर सम्राट दायरे के बुजुर्ग ने सिर हिलाया और फिर उसकी आकृति कमरे से गायब हो गई। सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के जाने के कुछ ही देर बाद कई लोग अंततः और इंतजार नहीं कर सके और मोफैंग की ओर दौड़ पड़े। जैसे जैसे एक के बाद एक चीखें सुनाई देने लगी, कोई कल्पना कर सकता था कि मोफैंग कितनी यातना सह रहा था। डिंग, मेजबान ने मोफैंग की विजय को विफल कर दिया है और नियति मूल्य के 500 अंक लूट लिए हैं। डिंग, मोफैंग का दिमाग और शरीर तबाह हो गया है, जिससे उसने नियति मूल्य के 800 अंक लूट लिए हैं। महान विकास अमर डोमेन। इस समय जून लिंगटियन ने एक अतिथि के रूप में महान विकास अमर राजवंश के शाही शहर में लिंग म्यू के साथ जाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। स्वाभाविक रूप से लिन क्विंगमैन भी जून लिंगटियन की दासी के रूप में उनके साथ चली। वे अब ग्रेट एवोल्यूशन इंपीरियल सिटी के नीचे आ गए थे। उनके सामने करोड़ों मीटर ऊंची शहर की दीवार खड़ी थी। दीवार के भीतर अनगिनत रक्षात्मक और आक्रामक संरचनाएं छिपी हुई थीं, जिन पर प्राचीन दिव्य लिपियां खुदी हुई थीं। बादलों को भेदने वाली एक विशाल रक्षात्मक प्रकाश ढाल शहर के ऊपर उल्टी थी, जिसमें समय समय पर दिव्य प्रकाश चमकता रहता था। प्रकाश ढाल के नीचे सबसे प्रमुख स्थान पर एक अत्यंत भव्य महल खड़ा था। 999 सफेद जैद स्वर्गीय स्तंभ एक पंक्ति में खड़े थे। प्रत्येक स्तंभ के चारों ओर एक सच्चा ड्रैगन कुंडलित था। छत दिव्य प्रकाश से भरपूर 7 रंग की चमकदार टाइलों से बनी थी और दिव्य फीनिक्स चारों कोनों पर खड़े थे, चिल्ला रहे थे। यह अमर महल था जहां महान विकासवादी अमर राजवंश ने अपने दरबारी सत्र आयोजित किए थे। अमर महल के नीचे अनगिनत अन्य हॉल और अमर मंडप खड़े थे। वे महान विकासवादी अमर राजवंश के सर्वोच्च शाही कबीले के निवास स्थान थे। क्या यह महान विकासवादी अमर राजवंश का अमर महल है? युद्धपोत पर लिन क्विंगमैन ने जून लिंगटियन की आस्तीन को कसकर पकड़ लिया। उसका हृदय अतुलनीय आघात से भर गया। भले ही वह ग्रेट एवोल्यूशन इमोर्टल डोमेन से थी, उसने ग्रेट एवोल्यूशन इमोर्टल राजवंश का इमोर्टल पैलेस कभी नहीं देखा था, क्योंकि यहां यात्रा करने के लिए भी उसे कई महीनों की आवश्यकता होगी और वह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करते समय था। यदि वह उनका उपयोग नहीं करती तो 100 वर्षों में भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। जैसे ही लिंग म्यू और अन्य लोगों को ले जाने वाला युद्धपोत आया, 9 रंगीन प्रकाश ढाल में एक विशेष मार्ग खुल गया। इसके बाद युद्धपोत अंदर चला गया। हालांकि जैसे ही वे इन इंपीरियल सिटी के मुख्य क्षेत्र में पहुंचने वाले थे, युद्धपोत रुक गया। बड़े भाई, हम युद्धपोत को और अंदर नहीं ले जा सकते, चलो नीचे चलें। लिंग म्यू कुछ शर्मिंदगी के साथ बोला। हालांकि वह सर्वोच्च शाही कबीले का तीसरा राजकुमार था, लेकिन यह नियम था कि आंतरिक शाही शहर में बड़े परिवहन वाहनों की अनुमति नहीं थी। वह बिना अनुमति के नियम नहीं तोड़ना चाहता था, अन्यथा उसे कड़ी सजा मिलती। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। जून लिंगटियन ने लिंग म्यू के लिए चीजों को कठिन बनाने का कोई इरादा नहीं रखते हुए सिर हिलाया। जैसे ही वह जहाज से उतरा और शहर में उतरा, लंबे समय से प्रतीक्षित सिस्टम अधिसूचना बज उठी। डिंग, डेस्टिनी के खोजे गए बच्चे लिसाओ।
नाम सुनकर जून लिंगटिन ने अपनी जांच की आंख को सक्रिय किया और स्कैन करना शुरू कर दिया। आसपास का निरीक्षण करने के बाद अंततः उसने एक खूबसूरत मनोरंजन घर में लक्ष्य को देखा। नाम लीसाओ। पहचान ब्लैक एंड व्हाइट अकादमी के शिष्य। खेती गॉडब्रिज क्षेत्र मध्य चरण। काया विशाल फेंगसाओ काया। भाग्य बेजोड़ उत्कृष्टता स्वर्ण भाग्य का बच्चा स्वर्ण साहित्यिक दाव का सुगम मार्ग स्वर्ण भाग्य मूल्य 35,000। ये वास्तव में एक साहित्यिक दाव काया है। लीसाओ के सिस्टम पैनल को देखकर जून लिंगटिन कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुआ। लीसाओ के पास न केवल साहित्यिक दाव काया थी बल्कि उनकी किस्मत भी 3 स्वर्ण दिग्गजों जैसी थी। उनका भाग्य मूल्य 35,000 अंक जितना ऊंचा था। तथाकथित साहित्यिक दाव काया साहित्यिक सिद्धांतों को विकसित करने की एक काया थी। जैसा कि कहा जाता है, दिल में स्याही की एक बूंद लाखों शिक्षकों से मेल खा सकती है। यहाँ जिस स्याही का उल्लेख किया गया है वह साहित्यिक दाव के लोगों द्वारा विकसित विशाल धर्मी की हुई थी। बड़े भाई, क्या आप कुछ धुनें सुनने के लिए एंटरटेनमेंट हाउस जाना चाहते हैं? जून लिंगटिन को एंटरटेनमेंट हाउस में घूरते हुए देखकर लिंग म्यू ने सोचा कि उसे कोई विशेष शौक है। ये देखकर लिन किंगमैन ने भी इसे सच माना और शर्माते हुए कहा, युवा मास्टर, यदि आपकी कोई आवश्यकता है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। ऐसी जगह पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने सिर को देखो। जून लिंगटिन ने लिंग म्यू के माथे पर एक झटका मारा जिससे वह कुछ अवाक रह गया। क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जिसे किसी एंटरटेनमेंट हाउस में जाने की जरूरत थी? हिस बिग ब्रदर, क्या आप थोड़ा नर्म हो सकते हैं? लिंग म्यू दर्द से मुंह बनाते हुए बोला। हालांकि जून लिंगटिन गहरी सोच में था और उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक पल सोचने के बाद जून लिंगटिन को अचानक कुछ याद आया। फिर वह मुड़ा और पूछा, आपने पिछली बार कहा था कि आपकी बहन ब्लैक एंड व्हाइट अकादमी की रैंकिंग में एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली महिला है। क्या बिग ब्रदर, क्या आप रुचि रखते हैं? मैं आपको बता दूं, मेरी बहन प्रतिभाशाली और सुंदर दोनों है। पूरे ग्रेट एवोल्यूशन इमोर्टल राजवंश में प्रसिद्ध है। लिंग म्यू के सिर पर अब कोई दर्द नहीं हुआ क्योंकि उसने जल्दी और बातचीत के साथ अपनी बहन का परिचय कराया। ये सही है, वह जून लिंगटिन का बहनोई बनना चाहता था। इसके अलावा उसकी बहन के मानक बहुत ऊंचे थे और वह चिंतित था कि उसे उपयुक्त पति नहीं मिलेगा, इसलिए वह उस पर नजर रखने में मदद कर रहा था। मम्मी, किसी और दिन अपनी बहन को मुझसे मिलवाओ। जून लिंगटिन ने सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से ब्लैक एंड व्हाइट अकादमी की इस प्रतिभाशाली महिला के साथ शुरुआत करने की योजना बना रही थी। हालांकि ये सुनकर लिंग म्यू बहुत खुश हुआ क्योंकि वह जून लिंगटिन का बहनोई बनने वाला था। बड़े भाई, एक और दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन अभी इंपीरियल सिटी में है। लिंग म्यू ने तुरंत रास्ता दिखाया। तो फिर चलें। जून लिंगटिन ने सिर हिलाया, फिर लिंग म्यू के पीछे ग्रेट एवोल्यूशन इमोर्टल राजवंश के अंदरूनी हिस्सों की ओर चला गया। अभी उनकी हरकत से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आखिरकार लिंग म्यू महान विकासवादी अमर राजवंश का तीसरा राजकुमार था। उनके लिए उसे न पहचान पाना असंभव था। वह व्यक्ति कौन है? उसने वास्तव में महामहिम तीसरे राजकुमार को मारने का साहस किया। मुझे नहीं पता, वह बहुत अपरिचित लग रहा है। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। एंटरटेनमेंट हाउस के साहित्यकार जो कविताएं लिख रहे थे वे भी जून लिंगटिन के समूह को देखकर आकर्षित हुए। सादे सफेद वस्त्र पहने एक युवक ने तिरस्कार का भाव दिखाया। वह कोई और नहीं बल्कि डेस्टिनी का बच्चा लीसाओ था। बस गंवारों का एक समूह, उल्लेख करने लायक नहीं। लीसाओ ने अपनी निगाहें हटा लीं और अपने लिए शराब का एक और कप डाला। आओ पीते रहें। जैसे ही उन्होंने जी भरकर शराब पी, उपस्थित सभी लोग लीसाओ की चापलूसी करने लगे। आखिरकार लीसाओ के पास उपस्थित लोगों में सबसे अधिक साहित्यिक दाव प्रतिभा थी। कविता और गाने उनके पास आसानी से आ गए और यह अफवाह थी कि ब्लैक एंड व्हाइट अकादमी के भीतर विशिष्ट संस्थान जिक्सिया अकादमी ने पहले ही उनकी तलाश कर ली थी। जब तक वह मशान कविता प्रतियोगिता में शीर्ष 3 में जगह बना सकता है, उसे सफलतापूर्वक प्रवेश दिया जाएगा। वरिष्ठ भाई लीसाओ, मैं 1 महीने में मशान कविता प्रतियोगिता में आपकी बड़ी सफलता की कामना करता हूं। वरिष्ठ भाई लीसाओ, मैं चाहता हूं कि आप एक ही बार में शीर्ष स्थान प्राप्त करें। अपने साथी शिष्यों को उसकी चापलूसी करते हुए सुनकर लीसाओ के दिल में वीरतापूर्ण गर्व की भावना उमड़ पड़ी। कविता के चरम पर मैं दुनिया को नीची दृष्टि से देखता हूं। मेरे साथ लीसाओ एक स्वर्ग है। पी लो। वरिष्ठ भाई लीसाओ में इतनी महान साहित्यिक प्रतिभा है। एक ही घूंट में पी जाओ। अपनी शराब खत्म करने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट अकादमी के ये शिष्य डांसिंग गर्ल्स के साथ काम करने लगे। हालांकि लड़कियां अनिच्छुक थीं, फिर भी उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट अकादमी की शिष्याएं थीं। ब्लैक एंड व्हाइट अकादमी 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों की साहित्यिक दाव पवित्र भूमि थी। इसने एक बार एक साहित्यिक दाव सम्राट संप्रभु का निर्माण किया था जो महान सम्राटों के बराबर खड़ा था। 77 लिंग योरोंग, महान विकास अमर राजवंश का महल। लिंग म्यू ने जून लिंगटिन और लिन क्विंगमैन को भीतरी शहर में पहुंचाया। वे जहां भी गुजरे, शाही रक्षकों, महल की नौकरानियों और अन्य सभी ने झुककर सलाम किया। केवल जब लिन क्विंगमैन ने ग्रेट एवोल्यूशन इमोर्टल राजवंश के अमर महलों का करीब से सामना किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने चौंकाने वाले थे। बड़े भाई, मेरी बहन को वेयांग पैलेस में होना चाहिए। चलो सीधे वहीं चलें। मम, जून लिंगटिन ने सिर हिलाया। वह ये भी देखना चाहता था कि लिंग म्यू ने जिस बहन की बड़े पैमाने पर प्रशंसा की थी वह वास्तव में कैसी दिखती थी। आधे घंटे बाद जून लिंगटिन और अन्य जो हवा में उड़ रहे थे अंततः वेयांग पैलेस पहुंचे। महल के द्वार के सामने पहरेदार और महल की नौकरानियां उन्हें देखकर जल्दी से झुक गईं। महामहिम तीसरे राजकुमार, मां, क्या मेरी बहन यहाँ है? लिंग म्यू ने महल के अंदर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। महामहिम को रिपोर्ट करते हुए दूसरी राजकुमारी वर्तमान में कई प्रतिभाशाली महिलाओं के साथ इंक माउंटेन पोएट्री गैदरिंग के लिए परीक्षा प्रश्नों पर चर्चा कर रही है। महल की दासी आदरपूर्वक बोली, इंक माउंटेन पोएट्री गैदरिंग के लिए परीक्षा प्रश्न, इसके बारे में चर्चा करने के लिए क्या है? जाओ और रिपोर्ट करो। कोई बात नहीं, मैं अभी अंदर जाता हूँ। ये कहने के बाद लिंग म्यू ने जून लिंगटिन को प्रवेश करने के लिए इशारा करने का इरादा किया, लेकिन वह सहमत नहीं हुआ। उसे लगा कि मालिक की अनुमति के बिना प्रवेश करना अभद्रता है। ये देखकर लिंग म्यू के पास अकेले अंदर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महामहिम तीसरे राजकुमार, आप प्रवेश नहीं कर सकते। महामहिम राजकुमारी ने निर्देश दिया है कि बाहरी लोगों को उसे परेशान न करने दें। महल की नौकरानी उसे रोकने के लिए आगे आई। क्या मैं बाहरी हूँ? अगर कुछ होगा तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। ये कहने के बाद लिंग म्यू सीधे महल में चला गया। दीदी, मुझे आपका आदर्श पति मिल गया है। इस बीच लिंग योरोंग और ब्लैक एंड व्हाइट अकादमी की अन्य प्रतिभाशाली महिलाएं जो हॉल में परीक्षा के प्रश्नों पर चर्चा कर रही थी थोड़ा घबरा गईं। स्पष्ट रूप से उन्होंने लिंग म्यू की उद्दाम आवाज सुनी थी। योरोंग, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए एक आदर्श पति ढूंढ लिया है। अधिक जीवंत और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिलाओं में से एक को छेड़ा गया।
वह ब्लैक एंड व्हाइट अकादमी की सूची में शांगुआन यू नाम की एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली महिला भी थी। ये सही है, ऐसा लगता है कि हम बहनों को आपको पहले से ही बधाई देनी चाहिए। नांगोंग यान नाम की एक और बेहद खूबसूरत महिला भी चिढ़ते हुए बोली। आप सभी अभी योरोन को चिढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर वह वास्तव में पुरुषों के बीच ड्रैगन बन गया तो बाद में आप ही रोएंगे। एक और थोड़ी उम्रदराज, शहर को झकझोर देने वाली सुंदरी बोली। उसका नाम लियू रुक्स्यू था। वह भी ब्लैक एंड व्हाइट अकादमी की सूची में एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली महिला थी। ये 4 प्रतिभाशाली महिलाएं न केवल ब्लैक एंड व्हाइट अकादमी की सूची में प्रसिद्ध थीं, बल्कि जिक्सिया अकादमी की प्रतिभाशाली छात्राएं भी थीं। इसके अलावा वे ही इस इंक माउंटेन काव्य सभा के लिए प्रश्न निर्धारित करने वाले और निर्णायक के रूप में कार्य करने वाले थे। यदि तुम उसे चाहते हो तो मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। लिंग योरोंग ने अवाक होकर अपनी आंखें घुमाई, फिर महिलाओं को नजरअंदाज किया और बाहरी हॉल की ओर चली गई। वह देखना चाहती थी कि उसका भाई फिर से कैसी मुसीबत खड़ी कर रहा है। दीदी, इस बार मुझे सचमुच आपके लिए एक बेहतरीन पति मिला है। लिंग योरोंग को बाहर आते देख लिंग म्यू ने सबसे पहले बात की। लिंग म्यू, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा, मेरे लिंग योरोंग के पति को साहित्यिक और मार्शल आर्ट दोनों में पारंगत होना चाहिए और उत्कृष्ट दिखने वाला होना चाहिए। खुद को शर्मिंदा करने के लिए उन दयनीय हारे हुए लोगों को लाना बंद करें। लिंग योरोंग ने अपना हाथ ऐसे लहराया मानो मक्खियों को भगा रही हो। उसका इरादा लिंग म्यू को सीधे बाहर निकालने का था। आखिरकार लिंग म्यू ने पहले भी उसे पुरुषों से मिलवाया था, लेकिन कोई भी अच्छा नहीं था। ये पहली बार है जब जून ने किसी को उसका वर्णन करने के लिए दयनीय हारे हुए शब्द का उपयोग करते हुए सुना है। इस समय जून लिंगटियन मुख्य हॉल में चले गए। उसने लिंग योरोंग पर एक नजर डाली और उसे स्वीकार करना पड़ा कि लिंग म्यू ने उससे झूठ नहीं बोला था, क्योंकि लिंग योरोंग के पास न केवल छिपी हुई प्रतिभा थी, बल्कि एक समृद्ध विद्वता भी थी। उनका आचरण और स्वभाव एक विद्वान परिवार की महिला जैसा था। उसका रूप उत्कृष्ट रूप से तराशा हुआ और दोषरहित था और उसका फिगर एकदम सही था। इस बीच लिंग योरोंग भी जून लिंगटियन को देख रहा था। उनका स्वभाव और रूप रंग शीर्ष स्तर का था, हालांकि उनकी साधना योग्यता और साहित्यिक दाव स्तर अज्ञात थे। डिंग, नियति की बेटी, लिंग योरोंग ने खोजा। दीदी, मैं आपका परिचय करा दूं। यह मेरे बड़े भाई जून परिवार के युवा मास्टर जून लिंगटियन हैं। बड़े भाई, यह मेरी बहन लिंग योरोंग है। लिंग म्यू ने मध्यस्थ के रूप में काम किया और दोनों को एक दूसरे से परिचित कराया। जून परिवार के युवा मास्टर जून लिंगटियन, जिसने आकाश के मकबरे में एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़े। जून लिंगटियन का नाम सुनते ही लिंग योरोंग के मूल रूप से शांत दिल में एक लहर दौड़ गई। सिर्फ खोखली प्रसिद्धि, महामहिम योरोंग वह है जो वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर कायम है। जून लिंगटियन ने दोहरे शब्दकोश का प्रयोग किया। आखिरकार एक कहावत है कि व्यापक दिमाग महान होता है। ओह, युवा मास्टर जून मुझे जानते हैं। लिंग योरोंग ने अपने दिल में एक सुखद आश्चर्य महसूस किया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शांत रही। प्रतिभा के लिए महामहिम योरोंग की प्रतिष्ठा कानों को झकझोर देने वाली है। मैं इसके बारे में कैसे नहीं सुन सकता था। जून लिंगटियन ने उसकी चापलूसी की। वह झूठ नहीं बोल रहा था। आखिरकार लिंग म्यू ने अनगिनत बार उसके कान में उसके बारे में बुदबुदाया था। यंग मास्टर जून, कृपया अंदर आएं। योरोंग ने अभी बिना सोचे समझे बात की। मुझे उम्मीद है कि यंग मास्टर जून मुझे माफ कर देंगे। लिंग योरोंग ने माफी के संकेत के साथ बात की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जून लिंगटियन ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया। इसके बाद समूह भीतरी हॉल में पहुंचा। जिस क्षण शांगुआन यू और अन्य लोगों की नजर जून लिंगटियन पर पड़ी, उनकी आंखें चमक उठी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार उस लड़के लिंग म्यू को वास्तव में पुरुषों के बीच एक ड्रैगन मिल गया था। कम से कम वह लुक्स की परीक्षा में जरूर पास हो गया था। तो यह वह पति है जिसे हमारे योरोंग ने पाया है। वह वास्तव में काफी सुंदर है। शांगुआन यू ने चिढ़ाया। सच कहूं तो वह थोड़ी ईर्ष्यालु थी। अन्य 3 महिलाएं अधिक अंतर्मुखी और शर्मीली होने के कारण सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी मुद्रा बनाए रखी। जून लिंगटियन के सामने खुद को मूर्ख न बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यू, अगर तुम बकवास करते रहोगे तो मैं तुम्हें गुदगुदी कर दूंगा। लिंग योरोंग ने शांगुआन यू को धमकी देते हुए अपना हाथ बढ़ाया। उसके चेहरे पर तुरंत डर की झलक दिखाई दी। योरोंग, क्या तुम उसका परिचय नहीं कराओगे? लियू रुक्स्यू ने इस समय बात की। ओह, ये जून परिवार का युवा मास्टर जून लिंगटियन है। ये जिक्सिया अकादमी से मेरे सहपाठी हैं, शांगुआन यू, नांगोंग यान और लियू रुक्स्यू। लिंग योरोंग ने उपस्थित सभी लोगों का परिचय कराया। जून परिवार के युवा मास्टर जून लिंगटियन। जून लिंगटियन का नाम सुनकर वे तीनों थोड़ा स्तब्ध रह गए। स्पष्टतः उन्होंने जून लिंगटियन की महान प्रतिष्ठा के बारे में भी सुना था। तो क्या हुआ अगर वह जून परिवार का युवा मास्टर है? यदि वह योरोंग का पति बनना चाहता है तो उसे एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। हमारे योरोंग के पति को साहित्यिक और मार्शल आर्ट दोनों में पारंगत होना चाहिए। मार्शल पार्ट तो ठीक है, लेकिन मुझे साहित्यिक पार्ट के बारे में आश्चर्य है। शांगुआन यू ने जून लिंगटियन को देखा और बोला। स्पष्ट रूप से वह जून लिंगटियन के लिए चीजें कठिन बनाना चाहती थी और यह सबसे अच्छा होगा यदि वह मैच को बर्बाद कर सके। आखिरकार जून लिंगटियन शक्ल और स्वभाव दोनों में बहुत उत्कृष्ट था। जून की एक मंगेतर है, लेकिन कविता के संबंध में मैं वास्तव में 1 या 2 बातें जानता हूं। जून लिंगटियन ने इस समय बात की। उसने ये सच्चाई नहीं छिपाई कि उसकी एक मंगेतर है। आखिरकार इसकी सार्वजनिक घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। शायद इन महिलाओं को पता नहीं था, क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरह से पवित्र पुस्तकें पढ़ने पर केंद्रित था। ये सुनकर कि जून लिंगटियन की पहले से ही एक मंगेतर है, लिंग योरोंग और अन्य महिलाओं के चेहरे के भाव अलग अलग थे। कुछ को निराशा हुई, कुछ को राहत महसूस हुई और कुछ ने सराहना दिखाई। चूंकि यही मामला है, यंग मास्टर जून, आप शराब को विषय बनाकर एक कविता क्यों नहीं लिखते? नांगोंग यान ने परीक्षण प्रश्न दिया, जो परीक्षण प्रश्न भी था जो उन्होंने इंक माउंटेन पोएट्री गैदरिंग के लिए तैयार किया था। शराब, बहुत बढ़िया। जून लिंगटियन ने सिर हिलाया, अपनी भावनाओं को इकट्ठा करने के लिए कुछ कदम चले। फिर वह बोला, क्या तुम नहीं देखते, पीली नदी का जल आकाश से उतरकर समुद्र की ओर बढ़ रहा है और कभी न लौटने को। 78 मोशन काव्य प्रतियोगिता। जैसे ही जून लिंगटियन ने कविता की पहली पंक्ति पढ़ी, चारों प्रतिभाशाली महिलाओं के चेहरों पर सदमा दिखा। कोई कविता अच्छी है या नहीं इसका अंदाजा मोटे तौर पर पहली पंक्ति से लगाया जा सकता है। स्पष्ट रूप से जून लिंगटियन की पहली पंक्ति ने उन्हें चौंका दिया था। क्या तुम्हें ऊंचे हॉल में सफेद बालों पर शोक मनाता चमकीला दर्पण दिखाई नहीं देता? हालांकि सुबह में रेशम काला होता है, लेकिन शाम तक ये बर्फ में बदल जाता है। जब कोई जीवन में सफल होता है तो उसे पूरी तरह से आनंद लेना चाहिए। सोने के गिलास को चंद्रमा के सामने व्यर्थ न जाने दें। स्वर्ग ने मुझे प्रतिभा प्रदान की है और इसका उपयोग किया जाना चाहिए। बिखरे हुए सोने के 1000 टुकड़े फिर से वापस आ जाएंगे। आओ हम भेड़ें पकाएं और अपने आनंद के लिए बैल का वध करें। हमें एक ही बार में 300 प्याले पीने चाहिए। मास्टर सेंट डेनिक्यूशेंग, शराब लाओ और कब बंद मत करो। उद्धरण चिन्ह।
डिंग, लिसाओ की विशाल धर्मी क्यूई और प्रसिद्धि को जब्त कर लिया, नियति मूल्य के 150 अंक लूट लिए। हम कविताएं सुनाने से नियति मूल्य भी लूटा जा सकता है। सिस्टम का संकेत सुनकर जून लिंगटियन मन ही मन हंसे। ये पता चला कि युगों की उत्कृष्ट कृति का पाठ करने से विशाल धर्मी क्यूई को उसके शरीर में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाएगी। इस प्रकार उन्होंने परोक्ष रूप से लिसाओ का अवसर छीन लिया था। जैसा कि जून लिंगटियन ने अपने पिछले जीवन से ली बाई द्वारा लिखित शराब का निमंत्रण सुनाया, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। बड़े भाई, क्या आप हम में से बाकी लोगों को भी जीवित रहने देंगे? लिंग म्यू प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति थे। इस समय लिंग क्विंगमैन की आंखें भी छोटे दिलों से भर गईं। जून लिंगटियन की नौकरानी के रूप में भी वह बहुत गर्व महसूस करती थी। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। युद्ध के मैदान को एक विषय के रूप में उपयोग करें और एक और कविता लिखें। शांगगुआन यू ने इस समय बात की। ये युद्ध क्षेत्र विषय भी कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने मशान कविता प्रतियोगिता के लिए तैयार किया था। ये सुनकर जून लिंगटियन ने मना नहीं किया और तुरंत सुनाना शुरू कर दिया। शराब के प्रभाव में मैं अपनी तलवार को देखने के लिए दीपक की बाती को काटता हूँ। अपने सपनों में मैं उन शिविरों में लौटता हूँ जहाँ सींग बज रहे हैं। कमांडर के बैनर के नीचे भुना हुआ मांस 8 सौली के लिए साझा किया जाता है। 50 तार सीमा पार से संगीत बजाते हैं। शरद ऋतु में युद्ध के मैदान पर सैनिकों का निरीक्षण किया जाता है। घोड़ा दिलू की तरह तेजी से दौड़ता है। धनुष की प्रत्यंचा वज्र की तरह गरजती है। राजा और दुनिया के मामलों को पूरा करना, जीवन में और मृत्यु के बाद दोनों जगह प्रसिद्धि हासिल करना। अफसोस, सफेद बाल उगाए हैं। एक और प्रसिद्ध छंद जो युगों युगों तक गाया जाएगा। इसने उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाने पर मजबूर कर दिया। एक महिला की उपस्थिति की प्रशंसा करते हुए एक और कविता लिखें। शांगगुआन यू अभी भी हार नहीं मान रहा था। ये श्रेणी मशान कविता प्रतियोगिता के लिए भी तैयार की गई थी। बादल उसके कपड़ों, उसके चेहरे के फूलों की याद दिलाते हैं। वसंत की हवा छज्जे को छूती है और ओस मोटी और चमकदार होती है। यदि जेड पर्वत के ऊपर नहीं देखा गया है तो उसे जैस्पर टेरेस पर चंद्रमा के नीचे अवश्य मिलना चाहिए। इस कविता को समाप्त करने के बाद जून लिंगटियन नहीं रुके। उन्होंने प्रसिद्ध कृतियों और छंदों का पाठ करना जारी रखा। डिंग, लिसाओ की विशाल धर्मी क्यूई और प्रसिद्धि को जब्त कर लिया, नियति मूल्य के 150 अंक लूट लिए। वसंत के फूल और पतझड़ का चांद कब समाप्त होगा? अतीत के बारे में कितना पता है? पिछली रात पूर्वी हवा फिर से छोटी इमारत में चली। पुराने साम्राज्य को उज्जवल चांद के नीचे पीछे मुड़कर देखना असहनीय है। नक्काशीदार रेलिंग और जेड सीढ़ियां अभी भी वहां होनी चाहिए, लेकिन युवा चेहरे बदल गए हैं। यदि आप पूछें कि किसी को कितना दुख हो सकता है, ये पूर्व की ओर बहने वाली झरने के पानी की नदी की तरह है। मैं नहीं जानता कि आकाशीय महलों में आज रात कौन सा वर्ष है। मैं हवा पर सवार होकर वापस लौटना चाहता हूं, फिर भी मुझे जेड टावरों और क्रिस्टल हॉल से डर लगता है। इसकी तुलना नश्वर संसार में होने से कैसे की जा सकती है? ... उन्होंने सभी प्रकार के परिदृश्यों को कवर करते हुए एक पंक्ति में 1000 से अधिक कविताएं पढ़ी, जिससे उपस्थित सभी 4 प्रतिभाशाली महिलाएं पूरी तरह से स्तब्ध रह गईं। जिक्सिया अकादमी के विशिष्ट छात्रों के रूप में वे इन कविताओं की गुणवत्ता की सराहना कैसे नहीं कर सकते? हर एक युग की उत्कृष्ट कृति थी। इस समय उपस्थित 4 प्रतिभाशाली महिलाओं की आंखें जून लिंगटियन को देखते ही चमक उठी। उन्हें यह नहीं पता था कि जब जून लिंगटियन कविताएं पढ़ रहे थे तो बाहरी दुनिया में घटनाएं बार-बार घटित हो रही थीं। सघन और शुद्ध विशाल धर्मी क्यूई एक आंधी की तरह सभी दिशाओं से बह गई। इसने पूरे महान विकास अमर राजवंश को कवर किया, जो लाखों ली तक फैला हुआ था। अगले ही पल ये सब एक ही बार में जून लिंगटियन के शरीर में समा गया। हॉल में मौजूद चंद लोगों को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, इसके बजाय उन्हें लगा कि यह स्वाभाविक था। युवा मास्टर जून, क्या मैं इन कविताओं को एक खंड में बांध सकता हूं और उन्हें मुद्रित और प्रकाशित करवा सकता हूं? अर्जित आत्मा पत्थरों को 70-30 विभाजित किया जाएगा। आप 70% लेते हैं और मैं 30 लेता हूं। इस समय लिंग योरोंग अचानक बोला, ये कविताएं सभी खजाने थीं। एक कृषक की साधना तकनीक के समान वे ऐसे अस्तित्व थे जिनका उपयोग विशाल धर्मी क्यूई को विकसित करने के लिए किया जा सकता था। यदि जून लिंगटियन ने इसे अधिकृत किया तो वह बहुत पैसा कमा लेगी। जरूर, लेखक का नाम अज्ञात रखें। जून लिंगटियन ने उदासीनता से बात की। ये वैसे भी उनके द्वारा नहीं लिखे गए थे, इसलिए निस्संदेह वे लेखक होने का दावा नहीं करेंगे। गुमनाम। जून लिंगटियन की बातें सुनकर उपस्थित सभी लोग कुछ हद तक हैरान हो गए। यह उनके नाम को युगों युगों तक कायम रखने का अवसर था। जून परिवार का युवा मास्टर ऐसा क्यों नहीं चाहता था? प्रसिद्धि और भाग्य के प्रति उदासीन। एक पल में ये बातें सभी के मन में उभर आईं। युवा मास्टर जून की सत्यनिष्ठा महान है, यह विनम्र लड़की प्रशंसा से भरी है। लियू रुक्स्यू ने उनकी सच्चे दिल से प्रशंसा की। ये सिर्फ खोखली प्रसिद्धि है, बेकार। जैसे ही जून लिंगटियन ने ये कहा, उनकी छवि तुरंत ऊंची हो गई। इससे तुरंत ही 4 प्रतिभाशाली महिलाओं की उनके प्रति अनुकूलता बढ़ गई। युवा मास्टर जून, मैं चाहूंगा कि आप एक महीने में मशान कविता प्रतियोगिता के मुख्य न्यायाधीश बने। क्या ये संभव होगा? लिंग योरोंग ने उन्हें आमंत्रित किया। हाँ, यहाँ यंग मास्टर जून के साथ हम चारों अपने अल्प कौशल दिखाने की हिम्मत कैसे करेंगे? लियू रुक्स्यू ने भी आवाज उठाई। ठीक है। 4 महिलाओं की आशा भरी निगाहों को देखकर जून लिंगटियन अनिच्छा से सहमत हो गए। हालांकि ये बिल्कुल वही परिणाम था जो वह चाहता था। मैं प्रकाशन संबंधी मामलों को संभालना चाहता हूं, पहले आप सभी बातचीत करें। लिंग योरोंग ने व्यांग पैलेस से बाहर निकलते हुए कहा। इस बीच जून लिंगटियन और लियू रुक्स्यू के समूह ने कविता के संबंध में मामलों पर चर्चा शुरू की। 1 महीने बाद मशान कविता प्रतियोगिता निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गई। तथाकथित इंक माउंटेन एक पर्वत शिखर था जो सीधे लिखने वाले ब्रश की तरह दिखता था। ये रहस्यमय काले रंग का था, जिसके शीर्ष पर एक विशाल मंच था। उस मंच पर कविता प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस समय मंच साहित्यकारों और कवियों से खचाखच भरा हुआ था। वे सभी विभिन्न स्थानों की प्रसिद्ध प्रतिभाएं थीं। आखिरकार जब तक कोई शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकता है, जिक्सिया अकादमी उसे पसंद कर सकती है। दुनिया का कौन सा विद्वान यहाँ आकर अपनी किस्मत आजमाना नहीं चाहेगा? भाई लिसाओ, क्या आपने सुना? इस बार मुख्य न्यायाधीश को वास्तव में अंतिम समय में बदल दिया गया था। तो क्या हुआ अगर उन्होंने जज बदल दिया? मैं निश्चित रूप से इस कविता प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान ले रहा हूँ। लिसाओ आत्मविश्वास से भरपूर थे, क्योंकि वह भी पृथ्वी से आया हुआ प्रवासी था। हालांकि वह कविता के बारे में कुछ नहीं जानता था, फिर भी उसने बहुत सी कविताएं याद कर ली थीं। उसका मानना था कि जब तक वह उनमें से किसी एक को भी बाहर निकालता है, वह पूरे दृश्य को दबा सकता है। एक पल के बाद जैसे ही जून लिंगटियन, लिंग योरोंग और अन्य लोग पहुंचे, घटनास्थल पर तुरंत हंगामा मच गया। ये वरिष्ठ सिस्टर योरोंग हैं, जो 10 महान प्रतिभाशाली महिलाओं की नेता हैं। वह 10 महान प्रतिभाशाली महिलाओं में वरिष्ठ सिस्टर शांगगुआन हैं और सीनियर सिस्टर नानगोंग और सीनियर सिस्टर लियू।
4 प्रतिभाशाली महिलाओं को देखकर उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर प्रशंसा के भाव झलक उठे। रुको, सीनियर सिस्टर योरोंग के बगल में चलने वाला वह सुंदर लड़का कौन है? हाँ, उसे सीनियर सिस्टर योरोंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का क्या अधिकार है? तभी लोगों की नजर जुनलिंग यान पर पड़ी, जो महिलाओं से घिरे हुए थे। उनके चेहरों पर ईर्ष्या और घृणा के भाव झलक रहे थे। यंग मास्टर जून, हमारी सीटें वहां हैं। लिंग योरोंग ने जून लिंगटियन को निर्णायक क्षेत्र की ओर अग्रसर किया। क्या वह सुंदर लड़का इस कविता प्रतियोगिता का मुख्य निर्णायक हो सकता है? अब तक कुछ चतुर लोगों ने जून लिंगटियन की पहचान का अनुमान लगा लिया था। वह बच्चा कौन है? मैंने उसके जैसा व्यक्ति पहले कभी क्यों नहीं देखा? क्या आपको 1 महीने पहले वास्ट राइटियस क्यूई का दंगा याद है? मैंने सुना है कि यह इस बच्चे के कारण हुआ था। ये वही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुख्य न्यायाधीश की सीट पर बैठने के योग्य है। अब विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिभाशाली विद्वान जमकर चर्चा कर रहे थे। उधर ली साओ का चेहरा ईर्ष्या से भर गया। ये सही है, उसके मन में लिंग योरोंग के लिए भावनाएं थीं। उनके पास अन्य 3 प्रतिभाशाली महिलाओं पर भी डिजाइन थे, लेकिन अभी उसने 4 प्रतिभाशाली महिलाओं को जून लिंगटियन को प्रशंसा की नजरों से देखते हुए देखा। वह ईर्ष्यालु कैसे नहीं हो सकता? बस आप प्रतीक्षा करें, मुझे 7 चरणों में एक कविता लिखते हुए देखें और पूरे दर्शकों को चौंका दें। जब वह समय आएगा, मैं निश्चित रूप से उस बच्चे को अपने पैरों तले रौंद दूंगा। इस समय ली साओ जितना अधिक जून लिंगटियन को देखता था, उतना ही वह उसे नापसंद करता था। वह नहीं जानता था कि यह डेस्टिनी के बच्चे और खलनायक के बीच की उलझन थी। इसलिए उसने समय आने पर जून लिंगटियन को गंभीर रूप से अपमानित करने की योजना पहले ही बना ली थी। 79 ली साओ एक कविता के रूप में। जून लिंगटियन जैसे न्यायाधीशों के अलावा महान विकास अमर राजवंश के सर्वोच्च शाही कबीले भी इस मशान कविता प्रतियोगिता को देख रहे थे। जिक्सिया अकादमी के साहित्य के ऋषि शिक्षक पर्यवेक्षण कर रहे थे। हालांकि जिक्सिया अकादमी के साहित्य के कई ऋषि शिक्षक मंच पर नहीं थे। इसके बजाय वे बादलों पर बैठे थे, शराब पी रहे थे और कविता लिख रहे थे। जैसे ही सभी कर्मियों ने अपना स्थान ग्रहण किया, मशान कविता प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। अब मैं आज के न्यायाधीशों का सभी से परिचय कराता हूं। मुख्य न्यायाधीश जून परिवार के युवा मास्टर जून लिंगटियन। सहायक जज सीनियर सिस्टर लिंग योरोंग, सीनियर सिस्टर शांगगुआन यू, सीनियर सिस्टर नानगोंग यान और सीनियर सिस्टर ली युरुक्स्यू। परिचय के बाद मेजबान अगली कार्यवाही की घोषणा करने ही वाला था कि अचानक ली साओ ने उसे रोक दिया। रुको, मुझे आपत्ति है। वह तथाकथित जून लिंगटियन के आधार पर मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य है। क्या उन्होंने कोई उत्कृष्ट कृति बनाई है जो सदियों से चली आ रही है? ली साओ के नेतृत्व के बाद अन्य लोगों ने एक के बाद एक आवाज उठाई। बिल्कुल, किसी नवागंतुक को मुख्य न्यायाधीश का पद देना, जिसकी बिल्कुल भी प्रतिष्ठा नहीं है। क्या ये बहुत लापरवाही नहीं है? ये सही है। अगर ऐसा है तो क्या मैं भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकता? नीचे भीड़ चर्चाओं से गूंज रही थी, संदेह की आवाजों से भरी हुई थी। इससे लिंग योरोंग और अन्य महिलाएं क्रोधित हो गईं। जून लिंगटियन कौन है? उनका अस्तित्व साहित्यिक दाव के संत के तुलनीय है। उन्हें अपने संदेह व्यक्त करने का साहस कैसे हुआ? चुप रहो, युवा मास्टर जून की साहित्यिक प्रतिभा हमारी तुलना से कहीं अधिक है। यदि तुम मुझसे सवाल करने की हिम्मत करते हो तो आओ और मेरे साथ बहस करो। लिंग योरोंग। लिंग योरोंग जून लिंगटियन के लिए बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। ये सही है, मैं शांगगुआन यू भी आपके साथ चलूंगा। शांगगुआन यू इस समय सख्ती से चिल्लाया। जैसे ही नानगोंग यान और लियू रिक्स्यू जून लिंगटियन के लिए बोलने वाले थे, अचानक उन्होंने उन्हें रोक दिया। तुम्हें सबूत चाहिए, ये प्रमाण है। बोलने के बाद जून लिंगटियन ने सीधे अपने शरीर के भीतर विशाल धर्मी क्यूई को जारी किया। तुरंत आकाश का रंग बदल गया और पूरा आकाश घने और शुद्ध विशाल धर्मी क्यूई से भर गया। और यह विशाल धर्मी क्यूई स्पष्ट रूप से वह थी जो उसके शरीर में तब प्रवाहित हुई थी जब उसने पहले कविता पढ़ी थी। क्या यह विशाल धर्मी क्यूई इतनी शुद्ध क्यों है? इस अविश्वसनीय रूप से शुद्ध विशाल धर्मी क्यूई को महसूस करते हुए उपस्थित सभी लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया। आखिरकार केवल साहित्यिक दाव का एक महान विद्वान ही संभवतः ऐसी शुद्ध विशाल धर्मी क्यूई की खेती कर सकता है। ये जून लिंगटियन मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठने के लिए पूरी तरह से सक्षम था। इस बच्चे की विशाल धर्मी क्यूई इतनी शुद्ध है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। साहित्य के ऋषि शिक्षक, जो मूल रूप से बादलों पर बैठकर शराब पी रहे थे और कविता लिख रहे थे, सभी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। मुझे ये बच्चा चाहिए, साहित्य के एक ऋषि शिक्षक ने कहा। जाहिर है, उसने जून लिंगटियन की प्रतिभा को पसंद कर लिया था। आप उसे सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप ऐसा कहते हैं। पुराने नियम लागू होते हैं, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा। स्पष्ट रूप से एक से अधिक लोगों ने जून लिंगटियन की प्रतिभा को पसंद किया था। धिक्कार है, एक क्षण में मैं 7 चरणों में एक कविता लिखूंगा और विशाल धर्मी क्यूई निश्चित रूप से आपसे भी अधिक शुद्ध होगी। क्योंकि पहली बार जब कोई दुनिया द्वारा मान्यता प्राप्त उत्कृष्ट कृति का पाठ करता है तो स्वर्गीय दाव उतरेगा और शरीर को विशाल धर्मी क्यूई से भर देगा। इसीलिए ली साओ को इतना विश्वास था कि वह इस कविता प्रतियोगिता में अपना नाम कमा सकते हैं। वह न केवल इस काव्य प्रतियोगिता में शाश्वत उत्कृष्ट कृतियों का पाठ करना चाहते थे, बल्कि अपने शरीर में ऊर्जा भरने और सबके सामने अपनी खुद की खेती में सुधार करने के लिए विशाल धर्मी क्यूई को भी नीचे लाना चाहते थे। ये देखकर कि अब कोई सवाल नहीं कर रहा, मेजबान ने तुरंत बात जारी रखी। अब कविता प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। पहला विषय, शराब को विषय बनाकर एक कविता लिखें, जिसे आधे घंटे में पूरा करना होगा। जैसे ही मेजबान की आवाज गिरी, इस काव्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कवि और विद्वान तुरंत गहन चिंतन करने लगे। कोई अपना सिर खुजला रहा था तो कोई नाक भान सिकोड़ रहा था। ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो सहजता से लिख रहे हों। विषय के रूप में शराब, सचमुच स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है। इस समय ली साओ के दिमाग में ली बाई की शराब लाओ कौंध गई। फिर वह चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ अपनी जगह पर खड़ा हो गया। ये सही है, वह दिखावा करने वाला था। और भीड़ से अलग दिखने के इस लुक ने तुरंत ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भाई ली साओ, आप क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने पहले से ही इसके बारे में सोचा हो? ली साओ को जानने वाले एक छात्र ने पूछा। ये सुनकर उसने तुरंत अहंकार भरी दृष्टि से सिर हिलाया। आपको जल्दी करना चाहिए और अपनी कविता लिखनी चाहिए। ली साओ का सकारात्मक उत्तर पाकर छात्र ने तुरंत उसे शाबाशी दी। जैसा कि वरिष्ठ भाई ली साओ को उम्मीद थी, यहाँ तक कि आकाश में साहित्य के कई ऋषि शिक्षकों ने भी ली साओ के आचरण पर ध्यान दिया। इस बच्चे का चेहरा आत्मविश्वास से भरपूर है, ऐसा लगता है कि वह अच्छी तरह से तैयार है। मैं देखता हूं कि उसका आचरण नकली नहीं लगता। एक क्षण में एक उत्कृष्ट कृति तैयार हो जानी चाहिए। इस काव्य प्रतियोगिता के लिए साहित्य के कई ऋषि शिक्षक अभी भी प्रत्याशा से भरे हुए थे। समय समाप्त हो गया है। पहली पंक्ति में अपनी कविताएं एक एक करके पढ़ें।
जैसे ही मेजबान बोला, पहली पंक्ति के पहले कॉलम में बैठे विद्वान ने गहरी सांस ली और सुनाना शुरू कर दिया। बच्चा शराब खरीदने जाता है, मालिक बिस्तर के सिरहाने लेटा होता है। शराब सुगंधित होती है लेकिन पैसे कम होते हैं, कम पैसे से महिला से सकती है। जैसे ही उन्होंने इस कविता को पढ़ना समाप्त किया, विशाल धर्मी क्यूई का एक निशान दुनिया से उतर गया। जाहिर है, हालांकि यह कविता उनके द्वारा लिखी गई थी, लेकिन गुणवत्ता बहुत खराब थी। फिर दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति आया। लिसाओ तक लिखी गई कविताओं के परिणाम आदर्श नहीं थे। बादलों के ऊपर साहित्य के सभी ऋषि शिक्षकों ने निराशा में अपना सिर हिलाया। और जब लिसाओ की बारी आई तो वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहें उन पर टिक गईं। ध्यान का केंद्र होने के उस एहसास ने लिसाओ को अत्यधिक नशे में डाल दिया। सब लोग रास्ते से हट जाओ, वह दिखावा करने वाला है। क्या तुम नहीं देखते, पीली नदी का पानी आकाश से आता है और कभी न लौटने के लिए समुद्र की ओर बढ़ता है। लिसाओ द्वारा शराब लाओ कविता की पहली पंक्ति का पाठ करने के बाद बादलों पर साहित्य के कई ऋषि शिक्षकों के भाव अचानक थोड़े बदल गए। एक विशेषज्ञ को उसी क्षण पता चल जाता है कि क्या कोई कौशल है। जाहिर है, वे सभी लिसाओ की इस पहली पंक्ति से हैरान थे। न केवल वे, बल्कि लिंग योरोंग और अन्य लोगों को छोड़कर उपस्थित सभी लोग मूल रूप से हैरान थे। भीड़ के हैरान भावों को महसूस करते हुए लिसाओ को अपने दिल में बेहद खुशी महसूस हुई। यहां तक कि उसने जून लिंक्डइन पर अपनी भौहें भी चढ़ा लीं। देखते नहीं, ऊंचे हॉल में चमकीला दर्पण सफेद बालों का शोक मनाता है, सुबह काले रेशम की तरह, शाम होते होते बर्फ बन जाता है। ... हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, अंततः सभी को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। क्या चल रहा है? इतनी शाश्वत कृति के साथ शरीर में कोई विशाल धर्मी क्यूई क्यों नहीं भर रही है? बादलों के ऊपर साहित्य के कई ऋषि शिक्षकों ने भौहें चढ़ाकर कहा। तार्किक रूप से कहें तो ऐसी शानदार कविता निश्चित रूप से विशाल धर्मी क्यूई को नीचे लाने का कारण बनेगी। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आइए इंतजार करें और देखें, साहित्य के एक अन्य ऋषि शिक्षक ने कहा। और इस समय लिंग म्यू, जो सर्वोच्च शाही कबीले की स्थिति में था, अनियंत्रित रूप से हंस रहा था। हा, मैं हंसी से मर रहा हूं। ये कौन है? वह वास्तव में कविता प्रतियोगिता में बिग ब्रदर की कविता की चोरी कर रहा है। ये सही है, उसने यंग मास्टर की कविता को चुराने की भी हिम्मत की। हम देखेंगे कि उसका अंत क्या होता है। लिंग क्विंगमैन भी इस समय लिंग म्यू से ज्यादा दूर नहीं थी। इस व्यक्ति का नाम क्या है? लिंग योरोंग थोड़ा सा घबरा गया। उसने स्पष्ट रूप से जून लिंक्डइन द्वारा सुनाई गई कविताओं को अच्छी तरह से संरक्षित किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे लीक हो जाएंगी। ऐसा लगता है कि यह लिसाओ नाम का एक छात्र है। शांगगुआन यू ने प्रतिभागियों की प्रोफाइल देखी और लिसाओ नाम से मिलान किया। लिसाओ, साहित्यिक चोरी करने का साहस करते हुए ऐसा लगता है कि वह प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित होना चाहता है। लिंग योरोंग गंभीर लग रहा था। 80 लिसाओ की साहित्यिक चोरी। मशान कविता प्रतियोगिता के नियमों में से एक ये है कि सभी प्रविष्टियां मूल होनी चाहिए। भले ही लिसाओ की साहित्यिक चोरी वाली कविताएं उत्कृष्ट थीं, फिर भी वे कभी भी अच्छी रैंकिंग हासिल नहीं कर सकी। यहां तक कि अयोग्य ठहराए जाने का भी खतरा है। इसलिए मशान कविता प्रतियोगिता में कोई भी धोखा नहीं देता। लिंग योरोंग को नियति मूल्य के 300 अंक लूटने वाले लिसाओ के प्रति घृणा महसूस होती है। एक पल के बाद जब लिसाओ ने पूरी कविता का पाठ समाप्त किया तो विशाल धर्मी क्यूई का एक भी निशान आकाश से नहीं उतरा। यहां तक कि उसे भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये कैसे हो सकता है? मैंने पहले ही स्पष्ट रूप से पुष्टि कर दी थी कि किसी ने भी यह कविता नहीं पढ़ी है। क्या ये देरी के कारण हो सकता है? ये सोचकर लिसाओ ने थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया। हालांकि एक और क्षण बीत जाने के बाद भी आकाश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? वरिष्ठ भाई लिसाओ की यह कविता स्पष्ट रूप से युगों के लिए एक उत्कृष्ट कृति है, कोई विशाल धर्मी क्यूई क्यों नहीं उतरा? ब्लैक एंड व्हाइट अकादमी के छात्र जो लिसाओ को जानते थे वे सभी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। मुझे यकीन नहीं है, क्या इसकी चोरी की जा सकती है? एक बार जब ये राय व्यक्त की गई तो ये तुरंत जंगल की आग की तरह फैल गई। हालांकि उन्होंने इस कविता के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए उन्होंने इसे तुरंत जोर से नहीं कहा। यहां तक कि बादलों के ऊपर साहित्य के कुछ ऋषि शिक्षक भी थोड़ी सी भौहें चढ़ा बैठे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि भले ही उन्होंने ये कविता पहले नहीं सुनी थी, फिर भी ये किसी भी विशाल धर्मी क्यूई को आकर्षित करने में विफल रही। क्या ये बच्चा सचमुच साहित्यिक चोरी करने वाला हो सकता है? वह वैसा नहीं दिखता। बादलों के ऊपर साहित्य के ऋषि शिक्षक पूरी तरह से चकित थे। जैसे ही हर कोई लिसाओ की कविता की प्रकृति का निर्धारण करने में असमर्थ था, शांगगुआन यू उठ खड़ा हुआ। मुझे ये कहने वाला बनने दीजिए। शांगगुआन यू को बोलते हुए सुनकर उपस्थित सभी लोगों की निगाहें तुरंत उसकी ओर टिक गईं। लिसाओ, ठीक है, क्या आपने इस मशान कविता प्रतियोगिता में साहित्यिक चोरी के परिणामों के बारे में सोचा है? शांगगुआन यू ने गंभीर भाव से लिसाओ की ओर देखा और उसके शब्द चौंकाने वाले थे। क्या लिसाओ ने वास्तव में मशान कविता प्रतियोगिता में साहित्यिक चोरी की थी? मैं ये जानता था, ये बच्चा किरदार में दिखता है, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वह इतनी अच्छी कविता लिख सके। बिल्कुल, अभी जबकि बाकी सभी लोग कविताओं के बारे में सोच रहे थे, वह बस शांत अभिनय कर रहा था। मैंने सोचा कि वह वास्तव में एक अच्छी कविता लेकर आया है, लेकिन पता चला कि वह सिर्फ साहित्यिक चोरी कर रहा था। शांगगुआन यू को बोलते हुए सुनकर मौजूद कई लोगों ने पहले से ही उस पर विश्वास कर लिया। आखिरकार मूल कविता विशाल धर्मी क्यूई के साथ स्वर्गीय दाव को नीचे लाने में सक्षम है, लेकिन लिसाओ ऐसा नहीं कर सके। यदि यह साहित्यिक चोरी नहीं है तो क्या है? असंभव, लिसाओ ने साहित्यिक चोरी नहीं की है। चूंकि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, मैं एक और रचना करूंगा। किसी को साहित्यिक चोरी के बारे में सवाल करते हुए सुनकर लिसाओ तुरंत ऐसे बोले जैसे कि वह पागल हो गए हों। फिर उसने तुरंत एक और उत्कृष्ट कृति की चोरी कर ली जो युगों से चली आ रही थी। पश्चिमी हवा चलती है जिससे डोंगटिंग की लहरें बूढ़ी हो जाती हैं। एक ही रात में जियांग देवी के बहुत सारे सफेद बाल उगाते हैं। नशे में मैं नहीं जानता कि आकाश जल में है। स्पष्ट सपनों से भरी एक नाव आकाशगंगा की ओर बढ़ती है। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, पूरे दर्शकों में सन्नाटा छा गया। जाहिर है, इस कविता के कॉन्सेप्ट से हर कोई एक बार फिर दंग रह गया। उन्हें यकीन था कि वे कभी भी इतनी मजबूत कल्पना के साथ कविता नहीं लिख सकते। हालांकि अब उन्हें मूर्ख बनाना पहले जितना आसान नहीं रहा। वे सभी आकाश की ओर देखने लगे। ये देखकर कि आकाश साफ और बादल रहित था और कोई विशाल धर्मी क्यूई नहीं उतरी थी, उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर एक अवर्णनीय अभिव्यक्ति थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि लिसाओ ने साहित्यिक चोरी की थी और उन्होंने एक से अधिक कविताओं की चोरी की थी। क्या वह इसे सुरक्षित खेल रहा था? लिसाओ, आपकी साहित्यिक चोरी जारी रखने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आपको सच में लगता है कि हम प्रतियोगिता के लिए आपकी पात्रता रद्द करने की हिम्मत नहीं करेंगे?
लिंग योरोंग भी इस समय सख्ती से चिल्लाया। ये ली साओ अत्यंत अहंकारी था, एक कविता को चोरी करना काफी होता, लेकिन अब उसने वास्तव में दूसरी कविता को चोरी कर लिया है। और यह एक कविता भी थी जिसे जून लिंगटिन ने मूल रूप से वेयांग पैलेस में लिखा था। लिंग योरोंग को नियति मूल्य के 500 अंक लूटने वाले ली साओ के प्रति अत्यधिक घृणा महसूस होती है। मैंने इस बच्चे द्वारा रचित कविता के बारे में नहीं सुना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कोई विशाल धर्मी क्यों नहीं उतरी। हाँ, मैंने भी ये दोनों कविताएं कभी नहीं सुनी। बादलों के ऊपर साहित्य के ऋषि शिक्षकों के कई नेता इस समय समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों है। मुझे पता है क्यों। इस समय साहित्य के एक ऋषि शिक्षक अचानक बोले। ये सुनकर बाकी सभी लोग इधर उधर देखने लगे। क्यों? क्या आपको इंपीरियल सिटी में विशाल राइटियस क्यूई का पिछला दंगा याद है? ये दो उत्कृष्ट कृतियां उसी समय बनाई गई होंगी। साहित्य के उस ऋषि अध्यापक ने निश्चयपूर्वक अनुमान लगाया। यह विश्लेषण सुनकर बाकियों को भी अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। इस तरह से देखने पर इसकी वास्तव में अत्यधिक संभावना थी। असंभव, यह असंभव है। ये देखकर कि कोई भी विशाल धर्मी क्यूई उसके शरीर में ऊर्जा भरने के लिए नहीं आया था, ली साओ को अपने अस्तित्व पर संदेह होने लगा। इस प्रकार उन्होंने शराब के बारे में एक और कविता पढ़ी। चांद कब चमकीला और साफ होगा, हाथ में शराब का प्याला लेकर मैं नीले आकाश से पूछता हूँ। मुझे नहीं पता कि ऊपर के आकाशीय महलों में ये कौन सा वर्ष है। मैं हवा की सवारी करना चाहता हूँ और वहां लौटना चाहता हूँ, फिर भी मुझे डर है कि जेड टॉवर और क्रिस्टल हॉल मेरे लिए ऊंचाई पर सहने के लिए बहुत ठंडे होंगे। हालांकि इससे पहले कि वह पाठ समाप्त कर पाता, लिंग योरोंग ने उसे सख्ती से रोक दिया। बस, क्या अगली दो पंक्तियां मेरी स्पष्ट छाया के साथ नृत्य कर रही हैं? मानव संसार में ये कैसा है? और यही अंत है। क्या हम लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और चंद्रमा की सुंदरता साझा कर सकते हैं, भले ही हम 1000 मील दूर हों? जैसे ही लिंग योरोंग ने ये दो वाक्य बोले, ली साओ पूरी तरह से अवाक रह गए। उसका पूरा चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया और उसे ठीक होने में काफी समय लगा। क्यों? वह इस कविता का शेष भाग क्यों जानती है? ली साओ ने बहुत दिमाग लगाया लेकिन समझ नहीं पाया कि क्यों। ये स्पष्ट रूप से किसी अन्य दुनिया की साहित्यिक विरासत थी, तो वह इसे संभवतः कैसे जान सकती थी? और इस समय ये देखकर लग रहा था कि लिंग योरोंग को पता था कि ली साओ कौन सी कविता पढ़ रहे थे। अब उपस्थित सभी लोग समझ गए कि ली साओ वास्तव में किस तरह का व्यक्ति था। ये पुष्टि हो गई है, ये ली साओ वास्तव में सिर्फ एक साहित्यिक चोरी करने वाला है। बेशर्मी की बात है, वह तो विद्वानों का अपमान है। मैं, माओ जेयान, ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ने में शर्मिंदा हूं। घटनास्थल पर डांट पूरी तरह से एक तरफा थी, हर कोई ली साओ को साहित्यिक चोरी करने वाला कहकर कोस रहा था। किसी ने उनके सामने स्याही का पत्थर भी उठाया और स्याही को ली साओ के ऊपर छिड़क दिया। ली साओ, तुम्हारे पास अभी भी यहाँ खड़े होने का साहस कैसे है? अभी बाहर निकलो। ये सही है, ली साओ, ये तुम्हारे जैसे साहित्यिक चोरी करने वाले के लिए जगह नहीं है। भीड़ धर्मी क्रोध से भर गई, वे साहित्यिक चोरी करने वालों से सबसे अधिक नफरत करते थे। यदि उन्होंने दशकों तक कड़ी मेहनत से अध्ययन किया होता और अंत में एक साहित्यिक चोरी करने वाले ने उनकी रैंकिंग छीन ली होती, तो ये कितनी दुखद बात होती। ली साओ, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। यदि आप अन्य लोगों की कविताओं की चोरी करना जारी रखते हैं, तो आपको मशान कविता प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। लिंग योरोंग ने सीधे एक अल्टीमेटम जारी किया। वह उसे इस बिंदु तक केवल इसलिए सहन कर पाई थी क्योंकि ली साओ ब्लैक एंड व्हाइट अकादमी की छात्रा थी। नहीं तो वह उसे पहले ही निकाल चुकी होती। ये सुनकर ली साओ को अंदर से अविश्वसनीय रूप से पीड़ा महसूस हुई। मूल रूप से उन्होंने बड़े पैमाने पर दिखावा करने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सफल होने के बजाय उन पर साहित्यिक चोरी करने का झूठा आरोप लगाया जाएगा। इसलिए कुछ कविताओं के बारे में सोचने के लिए उन्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ा। ये कहा जाना चाहिए कि विशाल धार्मिक तेज तर्रार शरीर के साथ नियति के बच्चे के रूप में ली साओ अभी भी कुछ औसत दर्जे की रचना करने में सक्षम थे। शराब एक खूबसूरत चेहरे से मिलती है, हजारों कप बहुत कम होते हैं, भरे हुए गिलासों से मिलते हैं, मैं 300 कप तक बेतहाशा पीता हूँ। एक सुंदरता के साथ एक डेट मेरे दिल को धड़का देती है, एक आत्मीय साथी से मिलकर हमारे दिल एक दूसरे को संजोते हैं। जैसे ही ली साओ ने इस कविता को समाप्त किया, विशाल धर्मी क्यूई की एक महत्वपूर्ण मात्रा अंततः आकाश से नीचे आ गई। 81, आप ली साओ के प्रति आभारी क्यों नहीं हैं? जाहिर है, इस बार ली साओ द्वारा रचित कविता को स्वर्गीय दाओ द्वारा स्वीकार किया गया था। हालांकि जून लिंगटिन ने इसे एक नजर में समझ लिया। इस ली साओ ने अपने पिछले जीवन से कुछ क्षण लिए, उन्हें तोड़ा और इस कविता में एक साथ जोड़ दिया। हालांकि ली साओ ने अंततः एक अच्छी कविता तैयार की थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि साहित्यिक चोरी करने वाला कुत्ता का लेबल नहीं हटेगा। इसके अलावा भले ही वह भविष्य में अच्छी कविता रच सके, फिर भी इसे साहित्यिक चोरी करने वाले कुत्ते का काम माना जाएगा। हालांकि ये देखते हुए कि ली साओ एक कविता लिखने में कामयाब रहे, लिंग योरोंग और अन्य महिलाओं ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर ऐसी ही स्थिति दोबारा हुई, तो वे निश्चित रूप से ली साओ को बाहर निकाल देंगे। अगला कुछ ही समय बाद जब सभी ने अपनी कविताएं समाप्त कर ली, तो ये पता चला कि ली साओ की कविताएं अन्य अधिकांश की तुलना में बेहतर थीं। वह सफलतापूर्वक अगले दौर में पहुंच गए। ली साओ नाम के इस व्यक्ति को वास्तव में हटाया नहीं गया था। लिन क्विंगमैन ने अपनी खूबसूरत भौहें सिकोड़ ली। वह स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति से बहुत निराश थी जिसने उसकी यंग मास्टर की कविताओं की चोरी की थी। एक साहित्यिक चोरी करने वाला कुत्ता निश्चित रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। बस प्रतीक्षा करें और देखें। लिंग म्यू अपने पैर क्रॉस करके बैठा था, जबकि महल की एक नौकरानी ने उसे स्पिरिट अंगूर खिलाए। ईमानदारी से कहूं तो एक प्लेबॉय की भूमिका निभाने का एहसास काफी अच्छा था, वह इसका कुछ आदी होता जा रहा था। हालांकि इस ली साओ ने पहले कुछ चीजों की चोरी की थी, फिर भी उसके पास अपनी कुछ प्रतिभा है। बादलों के ऊपर साहित्य के ऋषि शिक्षकों ने ली साओ की कविता का अपना मूल्यांकन दिया। ये सही है, विशाल धर्मी क्यूई की गुणवत्ता और मात्रा जिसे इस युवा ने अभी बुलाया था, दोनों काफी अच्छी थी। अगर उसका पालन पोषण अच्छे से किया जाए तो शायद वह कुछ हासिल कर लेगा। ली साओ को देखते हुए भले ही उन्होंने पहले साहित्यिक चोरी जैसा नैतिक रूप से भ्रष्ट कार्य किया था, साहित्य के कुछ ऋषि शिक्षकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद ये भाग्य प्रभामंडल की शक्ति थी। इसके बाद हम काव्य सम्मेलन के दूसरे दौर की ओर बढ़ेंगे। कृपया युद्ध के विषय पर एक कविता लिखें। इसे पूरा करने के लिए आपके पास आधा घंटा है। जैसे ही मेजबान ने बोला, मौके पर मौजूद सभी लोग अपना सिर खुजलाने लगे और अपना दिमाग जोर जोर से मारने लगे। इस बीच ली साओ ने अस्थायी रूप से बोलना शुरू किया। राज्य टूट गया है, लेकिन पहाड़ और नदियां बनी हुई हैं, शहर में वसंत आता है और घास और पेड़ गहरे हो जाते हैं। ये देखते हुए कि इससे विशाल धर्मी क्यूई का अवतरण नहीं हुआ, ली साओ ने तुरंत दूसरी कविता की ओर रुख किया। किंगघई के ऊपर काले बादल बर्फ से ढके पहाड़ों को स्पष्ट कर देते हैं। अकेले शहर से कोई दूर तक जेड गेट पास को देख सकता है। ये देखकर कि यह अभी भी काम नहीं कर रहा है, ली साओ ने अंदर ही अंदर आह भरी। अब धोखा देना संभव नहीं था, ऐसा लग रहा था कि उन्हें खुद ही एक कविता लानी होगी।
अंत में वह हर किसी की तरह केवल अपना सिर खुजा सकता था। जैसे ही आधे घंटे का समय समाप्त होने वाला था, लीसाओ अंततः एक अच्छी कविता लिखने में सफल रहे। लीसाओ, आप पहले जाएं। शांगगुआन यू ने लीसाओ से पहले प्रतियोगियों को छोड़ दिया और उनसे पहले बोलने को कहा। स्पष्टतः वह मन ही मन उससे घृणा करती थी और उसे तुरंत खत्म कर देना चाहती थी। अगर मुझे जाना होगा तो मैं जाऊंगा। मैं अपने पिता की जगह राक्षसों और बर्बर लोगों को हराने के लिए सेना में शामिल हुआ। मैं अपनी कमर पर तलवार लटकाकर शहर के पास से निकल गया। युद्ध के मैदान में राजा के लिए मरते समय मुझे कोई अफसोस नहीं है, भले ही मुझे दफनाने के लिए घोड़े की खाल में लपेटा जाए। लीसाओ की कविता के समापन के साथ विशालधर्मी क्यूई की एक महत्वपूर्ण मात्रा आकाश से उतरी। इस लीसाओ के पास वास्तव में कुछ वास्तविक कौशल हैं। उपस्थित लोगों ने लीसाओ के बारे में अपनी राय थोड़ी बदल दी। हालांकि उनमें से अधिकांश संशय में रहे। आखिरकार उन्होंने पहले से ही एक पूर्वकल्पित धारणा बना ली थी कि लीसाओ महज एक साहित्यिक चोरी करने वाला कुत्ता था। एक साहित्यिक चोरी करने वाला कुत्ता इतनी अच्छी कविता कैसे लिख सकता है? मुझे संदेह है कि इसकी नकल की गई थी। ये सही है, इसे दोबारा कॉपी किया जाना चाहिए। वह ऐसी कविता के लायक नहीं है। ये सुनकर कि जिस कविता को बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, उस पर अभी भी अन्य लोग सवाल उठा रहे हैं, लीसाओ को बेहद दुख हुआ। वह सांस मरी हुई मक्खी को निगलने से भी बदतर था। हालांकि इस समय जून लिंगटिन ने अचानक बात की। हालांकि भाई लीसाओ ने पहले फैसले में एक क्षणिक चूक के कारण नासमझी की थी, अब उन्होंने एक नया मोड़ ले लिया है। हर कोई अतीत को पकड़कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को अपने लिए बोलते हुए सुनकर लीसाओ को ऐसा लगा जैसे उसने अमरों का संगीत सुना हो। हालांकि जब उसने देखा कि कौन बोल रहा है तो उसकी आंतरिक कृतज्ञता तुरंत गायब हो गई। वह जून लिंगटिन से इतनी नफरत क्यों करता था? इसका पहला कारण यह था कि उसने लिंग योरोंग और अन्य महिलाओं को छीन लिया था जिन्हें वह चाहता था। दूसरा यह था कि जब भी वह जून लिंगटिन को देखता था तो उसे अपने दिल की गहराइयों से एक सहज घृणा महसूस होती थी और उसके चेहरे पर अनजाने में घृणा की एक झलक दिखाई देती थी। लीसाओ, यंग मास्टर जून ने आपके लिए बात की है, आप आभारी क्यों नहीं हैं? संवेदनशील लिंग योरोंग ने तुरंत इस पर ध्यान दिया। जब आपने यंग मास्टर जून की कविताओं की चोरी की तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, और अब जब वह आपकी मदद कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर ऐसे भाव दिख रहे हैं। ये वास्तव में उस हाथ को काट रहा है जो आपको खाना खिलाता है। लिंग योरोंग द्वारा ये बताए जाने के बाद शांगगुआन यू और अन्य लोगों ने भी इस पर ध्यान दिया। जून लिंगटिन के प्रति उनका स्नेह गहरा हो गया, जबकि लीसाओ के बारे में उनकी राय और भी अधिक घृणित हो गई। डिंग, लीसाओ के प्रति लिंग योरोंग की घृणा गहरी हो गई है। नियति मूल्य के 300 अंक लूट लिए। ये ठीक है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई लीसाओ इस समय बुरे मूड में हैं। जून लिंगटिन ने लीसाओ का बचाव करने के लिए फिर से बात की। इस तरह की व्यापक सोच ने लिंग योरोंग और अन्य महिलाओं को अपने दिलों में शर्म महसूस कराई। युवा मास्टर जून की व्यापक सोच अनंत महासागर की तरह है जो दूसरों को सहन करने में सक्षम नहीं है। इस युवा महिला का आपके लिए कोई मुकाबला नहीं है। लियू रुक्स्यू ने इस समय चिल्लाकर कहा। यह सुनने के बाद नानगोंग यान सहित तीनों महिलाएं गहराई से सहमत हुईं। केवल वे ही वास्तव में जानते थे कि जून लिंगटिन का दिमाग कितना व्यापक था। हम यंग मास्टर बहुत दयालु हैं। दूसरों ने उनकी कविताएं चुरा लीं, फिर भी वह उस व्यक्ति के लिए बोलते हैं। लिन क्विंगमैन ने आक्रोश के साथ बोलते हुए मुंह सिकोड़ लिया। लिंग योरोंग और अन्य लोगों की बातें सुनकर लीसाओ को अपने दिल में और भी अधिक पीड़ा महसूस हुई। तो जून लिंगटिन बस उसके लिए कुछ शब्द कहते हैं और उन्हें व्यापक विचारधारा वाला माना जाता है। तो फिर ये व्यापक मानसिकता बहुत सस्ती है ना? इसके अलावा उन्होंने उससे बोलने में मदद करने के लिए भी नहीं कहा। ये युवा बहुत संकीर्ण सोच वाला है और जिक्सिया अकादमी का छात्र बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। बादलों के ऊपर साहित्य के ऋषि शिक्षकों ने अखाड़े की स्थिति को देखकर लीसाओ के बारे में भी बुरी धारणा बनाई। कोई इतना दयालु है कि आपके पक्ष में बोल सकता है, फिर भी आप उसे उदासीन भाव से देखते हैं। इसके बाद अन्य प्रतियोगियों द्वारा अपनी कविताएं सुनाने के बाद लीसाओ इतने भाग्यशाली रहे कि वह फिर से अगले दौर में पहुंच गए। तीसरे दौर के लिए कृपया उस महिला की सुंदरता का वर्णन करते हुए एक कविता लिखें जिसकी आप प्रशंसा करते हैं। इसे पूरा करने के लिए आपके पास आधा घंटा है। तीसरा राउंड भी अंतिम राउंड था। क्या वे जिक्सिया अकादमी में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं? ये सब इस दौर पर निर्भर करता है। इस राउंड में शीर्ष 3 में रहने पर ही किसी को जिक्सिया अकादमी में भर्ती होने का मौका मिलेगा। इसलिए सभी छात्रों ने अपनी 12% साहित्यिक प्रतिभा को सामने लाते हुए अपना सब कुछ दे दिया। जब समय समाप्त हुआ, शांगगुआन यू ने फिर से बात की। लीसाओ, तुम फिर से पहले जाओ। मुझे फिर से पहले क्यों जाना चाहिए? लीसाओ मन ही मन कुछ अप्रसन्न थे। उन्हें लगा कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि पहले जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन निशाना बनाए जाने की इस भावना ने उसे बेहद असहज कर दिया। आप जा रहे हैं या नहीं? यदि नहीं, तो यह माना जाएगा कि आपकी संपत्ति जब्त कर ली गई है। शांगगुआन यू ने उदासीनता से कहा, उसके स्वर में घृणा और धमकी थी। ठीक है, अगर मैं पहले जाता हूं तो मैं पहले जाता हूं। लीसाओ ने क्रोधित होकर अपने दांत पीस लिए और फिर अपनी लिखी कविता सुनाना शुरू कर दिया। युगों युगों से कोई अद्वितीय सौंदर्य नहीं है, फिर भी तुम्हें देखकर मुझे एक सुंदर महिला दिखाई देती है। एक ऐसे चेहरे के साथ जो शहरों और राज्यों को हिला सकता है। तुम एक अद्भुत हो, जैसे स्वर्ग से कोई आया हो। 82, मुझे अपने ग्रेड सत्यापित करने की आवश्यकता है। जैसे ही लीसाओ ने अपनी कविता का पाठ समाप्त किया, तुरंत आकाश में एक प्रतिक्रिया हुई और विशाल धर्मी क्यूई की एक महत्वपूर्ण मात्रा नीचे आ गई। ये देखकर लीसाओ राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि वह अभी भी थोड़ा आशंकित था क्योंकि उसके अलावा 3 या 4 अन्य प्रसिद्ध प्रतिभाशाली पुरुष और महिलाएं थीं जिनके परिणाम उससे कमतर नहीं थे। मशान काव्य प्रतियोगिता के परिणामों का मूल्यांकन विशाल धर्मी क्यूई की मात्रा के आधार पर किया गया जिसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। लीसाओ की इस कविता में वास्तव में कुछ योग्यता है। विशाल धर्मी क्यूई लीसाओ की भारी मात्रा को देखकर उपस्थित भीड़ में प्रशंसा की भावना महसूस हुई। ये कहना होगा कि यद्यपि लीसाओ साहित्यिक चोरी के शौकीन थे, फिर भी उनकी अपनी क्षमताएं उपस्थित अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक थीं। आखिरकार वह ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्लू स्टार पर 9 साल की अनिवार्य शिक्षा प्राप्त की थी। कुछ ही समय बाद प्रतियोगियों द्वारा रचित सभी कविताओं का पाठ किया गया। प्रतियोगिता के 3 राउंड के दौरान निकली विशाल धर्मी क्यूई की मात्रा को रिकॉर्ड द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत किया गया और जून लिंगटिन और अन्य 4 न्यायाधीशों को सौंप दिया गया। हालांकि इस लड़के में अच्छी प्रतिभा है, लेकिन उसका चरित्र खराब है। क्या हमें योरोंग और अन्य लोगों को उसे अस्वीकार करने के लिए एक संदेश भेजना चाहिए? बादलों के ऊपर साहित्यिक संत शिक्षक इस मामले पर चर्चा करने लगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि योरोंग और अन्य लोग अपना निर्णय स्वयं लेंगे। हमें अनावश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में हमें बस समाचार की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। साहित्यिक संत शिक्षकों में से एक ने अपना शराब का प्याला उठाया और एक छोटा सा घूंट लिया।
लिसाओ वास्तव में शीर्ष 3 में जगह नहीं बना पाएगा, है ना? लिन क्विंगमैन भी इस समय थोड़ा चिंतित थी। आखिरकार लिसाओ ने अपने यंग मास्टर की कविता की चोरी कर ली थी, जिससे वह उसे घृणा करने लगी थी। चिंता मत करो, मेरी बहन उसे शीर्ष 3 में नहीं आने देगी। लिंग म्यू को यह जानने के लिए नतीजे देखने की जरूरत नहीं थी कि लिसाओ निश्चित रूप से शीर्ष 3 में जगह नहीं बना पाएंगे। इस बीच सारांशित परिणामों को देखकर लिंग योरोंग और अन्य महिलाएं तुरंत भौहें चढ़ा गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि विशाल धर्मी क्यूई लिसाओ ने अपनी कविता सुनाकर जितनी मात्रा खींची थी, वह वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति के समान ही थी। तार्किक रूप से उन्हें तीसरे स्थान के लिए बराबरी पर रहना चाहिए था, लेकिन लिसाओ ने पहले जो कुछ किया था उसके बारे में सोचते हुए 4 महिलाओं ने सर्वसम्मति से उन्हें चौथे स्थान पर रखने का फैसला किया। उनकी जिक्सिया अकादमी ऐसे खराब चरित्र वाले व्यक्ति को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी जिसे धोखाधड़ी का आनंद मिलता हो। रैंकिंग पूरी करने के बाद चारों महिलाओं ने उन्हें समीक्षा के लिए जून लिंगटियन के पास भेजा, क्योंकि वह मुख्य न्यायाधीश थे। 4 महिलाओं द्वारा प्रदान की गई समान रैंकिंग पर नजर डालते हुए जून लिंगटियन को हंसने का मन हुआ, क्योंकि उसके मन में बिल्कुल यही था, युवा मास्टर जून, आप उस लिसाओ पर और अधिक दया नहीं दिखा सकते। वह खराब चरित्र का है और हमारी जिक्सिया अकादमी में प्रवेश के योग्य नहीं है। शांगगुआन यू ने इस समय बात की। उसे डर था कि जून लिंगटियन उसका दिल नरम कर सकता है और लिसाओ को तीसरे स्थान के लिए टाई करने की अनुमति दे सकता है। तो चलिए आपकी रैंकिंग पर चलते हैं। जून लिंगटियन ने सिर हिलाया और रैंकिंग पर अंतिम मुहर लगा दी। इस बीच लिसाओ और तीसरे दौर के अन्य प्रतियोगी नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक क्षण बाद मेजबान को वह सूची प्राप्त हुई जिसे उपस्थित सभी लोग जानना चाहते थे। वह साहित्यिक चोरी करने वाला कुत्ता लिसाओ शीर्ष 3 में नहीं होगा, है ना? भीड़ में से किसी ने अनुमान लगाया। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना गंदा व्यक्ति निश्चित रूप से जिक्सिया अकादमी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, सीनियर सिस्टर योरोंग और अन्य लोग कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति को जिक्सिया अकादमी में नहीं आने देंगे। लिसाओ जैसे साहित्यिक चोरी करने वाले के बारे में उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि लिंग योरोंग उसे शीर्ष 3 में आगे बढ़ने की अनुमति देगा। आसपास के साहित्यकारों और कवियों को उनके बारे में इस तरह चर्चा करते हुए सुनकर लिसाओ ने अपने दांत इतनी जोर से पीस लिए कि वे लगभग टूट गए। गंदे व्यक्ति से उनका क्या मतलब था? उन्होंने अपनी ताकत के दम पर स्पष्ट तौर पर तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया था। इसके बाद मैं स्मशान कविता प्रतियोगिता के लिए शीर्ष 10 लोगों की सूची की घोषणा करूंगा। जैसे ही मेजबान की आवाज गूंजी, दृश्य तुरंत शांत हो गया। 10वां स्थान ये काय, 9वां स्थान लियू मिंगिंग उद्धरण चिन्ह, 5वां स्थान झांग चुवानयू, 4था स्थान लिसाओ। जैसे ही मेजबान के शब्द गिरे, लिसाओ का दिल ठंडा हो गया। वह वास्तव में शीर्ष 3 में नहीं आया। क्या जिक्सिया अकादमी का अब उससे कोई लेना देना नहीं है? हाँ, मुझे पता था कि यह लिसाओ जिक्सिया अकादमी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। साहित्यिक चोरी के माध्यम से प्राप्त परिणाम किसी को जिक्सिया अकादमी में प्रवेश की अनुमति कैसे दे सकते हैं? ये सुनकर कि लिसाओ ने चौथा स्थान प्राप्त किया, उपस्थित अधिकांश लोगों को बहुत खुशी हुई। आखिरकार उन्हें लगा कि अन्य लोगों ने ताकत के माध्यम से शीर्ष 3 में जगह बनाई है, लेकिन अगर लिसाओ ने इसे बनाया होता तो उन्हें लगता कि उन्होंने चोरी करके वहां अपना रास्ता बनाया है। बहुत अच्छा किया। लिन क्विंगमैन ने भी खुशी से अपनी मुट्ठी फुला ली। स्पष्ट रूप से लिसाओ शीर्ष 3 में जगह बनाने में असफल रही। ये वही था जो वह देखना चाहती थी। मैं सही था, है ना? ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मेरी बहन उसे जिक्सिया अकादमी में आने दे। लिंग म्यू एक महल की नौकरानी की गोद में लेटा हुआ था और वह उस स्पिरिट फल को खा रहा था जो उसने उसे खिलाया था। जैसे ही परिणाम सूची में नामों का पाठ समाप्त हुआ, घटनास्थल पर कुछ लोग खुश थे जबकि अन्य दुखी थे। और वो दुखी शख्स कोई और नहीं बल्कि लिसाओ थे। मैं लिसाओ इसे स्वीकार नहीं करता। मैं परिणाम सूची को सत्यापित करने की मांग करता हूँ। लिसाओ जोर से बोले। उन्हें हमेशा लगता था कि उनके परिणाम तीसरे स्थान के विजेता से बेहतर थे। वह चौथे स्थान पर और दूसरा तीसरे स्थान पर क्यों था? प्रतियोगियों को परिणामों को सत्यापित करने का एक मौका दिया गया था, लेकिन मूल रूप से किसी ने कभी भी ऐसा अनुरोध नहीं किया, क्योंकि ऐसा करना जजों के प्रति असम्मानजनक लगेगा। लेकिन लिसाओ को अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने हार मानने से पहले स्वयं परिणामों की सूची देखने का दृढ़ निश्चय किया था। लिसाओ को ऐसा अनुरोध करते देख लिंग योरोंग और अन्य लोगों ने तुरंत भौहें चढ़ा दी। क्या आप मुझे सत्यापित नहीं करने देना चाहते? क्या कोई संदिग्ध सौदा चल रहा है? इस समय लिसाओ को और अधिक महसूस हुआ कि परिणाम नकली थे। अन्यथा लिंग योरोंग और अन्य महिलाएं क्यों झिझकेंगी? यहाँ वह परिणाम सूची है जो आप चाहते थे, इसे लें। लिसाओ की दृढ़ता को देखकर लिंग योरोंग ने परिणाम सूची सीधे उन पर फेंक दी। लिसाओ ने इसे लिया और देखा तो पता चला कि उसने जो विशाल राइटियस क्यूई निकाली थी वह वास्तव में तीसरे स्थान के विजेता के समान थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत परिणामों की सूची को शीर्ष पर रख दिया। हर कोई देखो, ये तथाकथित निष्पक्षता और न्याय है। मेरे परिणाम स्पष्ट रूप से तीसरे स्थान के विजेता के समान है, तो मैं लिसाओ तीसरे स्थान पर क्यों नहीं हो सकता? इस समय उसके दिल में निराशा को दबाना मुश्किल था। परिणाम स्पष्ट रूप से वही थे, फिर भी रैंकिंग अलग अलग थी। क्या ये सिर्फ एक ईमानदार आदमी को धमकाना नहीं था? जैसे ही लिसाओ ने परिणाम सूची को शीर्ष पर रखा, उपस्थित सभी लोगों ने इसकी सामग्री देखी। हालांकि इस पर परिणाम वास्तव में वैसे ही थे जैसे लिसाओ ने कहा था। उन्होंने उनके लिए वैसी बात नहीं की जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। क्या आपको इस बारे में कोई आत्म जागरूकता नहीं है कि आप चौथे स्थान पर क्यों हैं? साहित्यिक चोरी से प्राप्त परिणामों के साथ आपको चौथा स्थान देना पहले से ही उदार है। वास्तव में परिणाम सूची को सत्यापित करने के लिए आपके पास अभी भी चेहरा कैसे है? दफा हो जाओ, साहित्यिक चोरी करने वाला कुत्ता। उपस्थित सभी लोगों ने लिसाओ को तब तक कोसा जब तक उनका चेहरा लाल नहीं हो गया, यहां तक कि उनके पूर्व सहपाठियों और दोस्तों ने भी। आप सभी भीड़ से एक तरफा अपशब्दों को सुनकर लिसाओ को अचानक अपने सीने में रुका हुआ खून बहने का एहसास हुआ और उसने हिंसक रूप से उसे उगल दिया। डिंग, लिसाओ के दिल पर गहरा आघात लगा है। 500 नियति मूल्य अंक लूट लिए। डिंग, लिसाओ के अवसर को नष्ट कर दिया। 5000 नियति मूल्य अंक लूट लिए। ये पता चला कि यह मशान कविता प्रतियोगिता लिसाओ का स्प्रिंग बोर्ड थी। यदि जून लिंगटियन का हस्तक्षेप नहीं होता, उन्होंने 7 चरणों में एक कविता लिखी होगी, विशाल धर्मी क्यूई को अपने शरीर में खींचा होगा, लगातार कई चरणों को पार किया होगा और दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए होंगे। बाद में उन्होंने जिक्सिया अकादमी में दाखिला लिया, एक निजी शिष्य के रूप में साहित्यिक दाओक्वासी सम्राट के अधीन अध्ययन किया और तब से महानता की ओर बढ़ गए। 83 लिसाओ के लिए विलाप एक कविता। मशान कविता प्रतियोगिता पूर्णता के साथ संपन्न हुई। उसी समय ग्रेट एवोल्यूशन इमोर्टल राजवंश के हर शहर में यूजियन बुक स्टोर नामक एक किताब की दुकान तुरंत एक सनसनी बन गई और ये तेजी से महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। निस्संदेह इसके इतना लोकप्रिय होने का कारण यह था कि इस यूजियन बुक स्टोर के पास एक साहित्यिक दाव पुस्तक थी जिसे सोने के 1000 टुकड़ों के लिए भी खोजना मुश्किल था।
यह कोई और नहीं बल्कि वह कविता संग्रह था जिसका पाठ जून लिंगटियन ने वेयान पैलेस में किया था। जून लिंगटियन की सहमति प्राप्त करने के बाद लिंग योरोंग ने इसे एक नाम दिया, गुमनाम कविता संग्रह। यूजियन बुक स्टोर के अंदर लिसाओ वर्तमान में एक जीवंत और हंसमुख युवा लड़की के सामने अपनी शिकायतें व्यक्त कर रहे थे जो एक युवा आभा बिखेर रही थी। जियोली, क्या आपको लगता है कि यह उचित है? मेरा स्कोर स्पष्ट रूप से तीसरे स्थान के विजेता के समान था। इतना कहने के बाद लिसाओ के चेहरे पर कड़वे भाव आए और उन्होंने मेज से चाय का कप उठाया और गटक लिया। लिसाओ को इस तरह देखकर जियोली नाम की लड़की के चेहरे पर दिल का दर्द झलक गया। सीनियर सिस्टर योरोंग और अन्य लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये ठीक है भाई लिसाओ, मैं बाद में अपने दादाजी से बात करूंगा और देखूंगा कि क्या वह आपको जिक्सिया अकादमी में प्रवेश देने के लिए कोई अपवाद बना सकते हैं। मेंग जियाओली ने लिसाओ को सांत्वना दी। वह जिक्सिया अकादमी के वाइस डीन की परपोती थी और काफी लाडली थी। साथ ही वह लिसाओ की मुनहबोली छोटी बहन भी थी। धन्यवाद जियोली। लिसाओ ने आगे बढ़कर उसके नाजुक हाथ को पकड़ लिया और उसकी नर्म हड्डी रहित गर्माहट महसूस की। लिसाओ के हाथ की गर्माहट महसूस करते हुए लिसाओ ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर भी लाली तैर गई। ये ठीक है भाई लिसाओ, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मेंग जियाओली की आंखों में घबराहट झलक उठी और उसकी अभिव्यक्ति कुछ अजीब हो गई। तभी अचानक बहुत दूर से किसी के कविता पाठ करने की आवाज आई। नशे में मुझे नहीं पता कि आकाश पानी में है, स्पष्ट सपनों से भरी नाव आकाशगंगा का वजन कम करती है। अच्छी कविता, सचमुच बढ़िया कविता। एक कवि के हाथ में इस समय गुमनाम कविता संग्रह की प्रति थी। उनकी आंखों में गहरा सदमा भरा हुआ था। बस कुछ पंक्तियां पढ़कर उसने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर विशाल धर्मी की हुई काफी बढ़ गई है। ऐसे छंद वास्तव में सभी युगों में दुर्लभ थे। इस पंक्ति को देखें, हम सभी को दीर्घायु का आशीर्वाद मिले, भले ही हम बहुत दूर हैं, फिर भी हम चंद्रमा की सुंदरता को एक साथ साझा कर रहे हैं। ऐसी अवधारणा अत्यंत उत्तम है। हर कोई चिल्लाया। सभी गुमनाम कविता संग्रह की कविताओं पर चर्चा कर रहे थे। ये पंक्ति एक करीबी दोस्त के साथ पीते समय 1000 कप पर्याप्त नहीं है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते समय आधा वाक्य बहुत अधिक है जो नहीं समझता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे पहले सुना है। मुझे अब याद आया, ऐसा लगता है कि साहित्यिक चोरी करने वाले कुत्ते लिसाओ ने पिछली बार इसी पंक्ति पर आधारित एक कविता लिखी थी। इस समय उपस्थित लोगों को अचानक एहसास हुआ कि मशान कविता प्रतियोगिता में लिसाओ द्वारा चोरी की गई सभी कविताएं इस गुमनाम कविता संग्रह से थीं। कोने में लिसाओ को अपना सिर ढांकते हुए देखकर मेंग जियाओली तुरंत भौहें चढ़ गईं। भाई लिसाओ, वे तुम्हें साहित्यिक चोरी वाला कुत्ता क्यों कह रहे हैं? उनकी बकवास मत सुनो, चलो। लिसाओ मेंग जियाओली को खींचना चाहता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। भाई लिसाओ, आप आगे बढ़ें। मैं गुमनाम कविता संग्रह की एक प्रति भी खरीदना चाहता हूँ। जैसे ही लिसाओ कुछ और कहने ही वाले थे, तभी अचानक किसी की नजर उन पर पड़ी। वह पीठ साहित्यिक चोरी चोर लिसाओ की तरह क्यों दिखती है? ये सही है, ये वही है, साहित्यिक चोरी करने वाला कुत्ता लिसाओ, यहीं रुको। भीड़ को धार्मिक आक्रोश से भरा हुआ देखकर और उसे मौके पर ही न्याय दिलाने की इच्छा रखते हुए लिसाओ केवल अपनी सांस के तहत शाप दे सकते थे और इसके लिए दौड़ सकते थे। फक, कौन है भाई? आखिर किसने मुझे मुंह से पीटा? 2 दिन पहले खरीदे गए गुमनाम कविता संग्रह को देखते हुए लिसाओ को यह जानने के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि कोई और भी उनकी तरह ब्लू स्टार से स्थानांतरित हुआ था और उन्होंने उनसे पहले कविताओं का प्रतिलेखन पूरा कर लिया था। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह इस देशवासी को अवश्य ढूंढेगा जिसने उसे बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा उसके मन में पहले से ही एक संदिग्ध था, जून लिंगटियन। हालांकि वह जिस जून लिंगटियन के बारे में सोच रहा था, उसके साथ वर्तमान में एक खूबसूरत महिला थी। युवा मास्टर जून, मैंने पहले ही अपने शिक्षक से आपकी सिफारिश कर दी है। आपकी लिखी कविताओं को पढ़कर वह बहुत हैरान हुए और आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप स्वतंत्र हैं। लिंग योरोंग इस समय जून लिंगटियन के सामने बैठा था, उसके साथ गो का खेल खेल रहा था। ये ठीक है, ऐसा ही होता है कि मैं भी साहित्यिक दाव पवित्र भूमि जिक्सिया अकादमी के भीतर पवित्र भूमि का दौरा करना चाहता हूं ताकि इसकी भव्यता देख सकूं। जून लिंगटियन ने एक पत्थर नीचे रखा और मुस्कुराते हुए बोला, यह अद्भुत है, मैं तुरंत जाकर अपने शिक्षक को उत्तर दूंगा। यूं आओ और मेरे लिए खेलो, लिंग योरोंग ने पुकारा, फिर अपने साहित्यिक दाव शिक्षक को वापस लिखने के लिए वहां से चली गई। युवा मास्टर जून, आपको मुझ पर सहजता से काम लेना होगा। शांगुआन यू ने सुंदर ढंग से कपड़े पहने जून लिंगटियन को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। बेशक, जून लिंगटियन ने शांति से सिर हिलाया और फिर शांगुआन यू के साथ गो खेलना शुरू किया। इसी बीच जिक्सिया अकादमी में अकादमी के कई शीर्ष महान विद्वान अपने हाथों में गुमनाम काव्य संग्रह को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई दैवीय रचना हो। ये कविता संग्रह वास्तव में हमारी जिक्सिया अकादमी के हजारों चयनों के संग्रह से भी अधिक उत्कृष्ट है। पन्ने दर पन्ने पलटते हुए उस मोटी किताब में 1000 से अधिक काव्य कृतियां थीं, जिनमें से प्रत्येक अनंत काल तक प्रसिद्ध रहने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन अब उनसे कहा जाने लगा कि यह सब एक ही व्यक्ति का काम है। यहाँ तक कि हमारी जिक्सिया अकादमी का हजारों चयनों का संग्रह भी इस कविता संग्रह की तुलना में थोड़ा फीका है। किसी को पता होना चाहिए कि हमारे हजारों चयनों के संग्रह में पीढ़ियों से दाव प्राप्ति पथ के नेताओं द्वारा बनाई गई कविताएं शामिल हैं। तुरंत एक बैठक बुलाएं। मैं इस गुमनाम कविता संग्रह को सभी छात्रों के अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहता हूँ। हाँ डीन, साहित्य के एक ऋषि शिक्षक प्रतिक्रिया में चले गए। 1 महीने बाद जिक्सिया अकादमी के सामने लोगों का समुद्र था। कई नए छात्र अपने वरिष्ठों के नेतृत्व में साहित्यिक दाव का अध्ययन करने के लिए विभिन्न अकादमियों में गए। यहाँ तक कि लिसाओ भी यहाँ पहुंचे थे, लेकिन हालांकि वे आए थे, उन्होंने एक नए छात्र के रूप में नहीं बल्कि एक अध्ययन साथी के रूप में नामांकन किया था। क्योंकि जब मेंग जियाओली वापस गई और अपने दादा को लिसाओ के बारे में बताया, तो उन्होंने लिसाओ को पिछले दरवाजे से प्रवेश देने से दृढ़ता से इनकार कर दिया। मेंग जियाओली के नखरे दिखाने के बाद ही वह लिसाओ के लिए एक अध्ययन साथी के रूप में एक पद सुरक्षित करने में सफल रही। एक बार जब हम अंदर जाएं, तो किसी को मत बताना कि तुम मेरे अध्ययन साथी हो। इस समय एक छात्र ने घृणा से भरे चेहरे के साथ लिसाओ की ओर देखा, जो उससे बहुत पीछे नहीं था। यदि जिक्सिया अकादमी के वाइस डीन ने बात नहीं की होती, तो उन्होंने इस साहित्यिक चोरी चोर लिसाओ को अपने अध्ययन साथी का स्थान कभी नहीं दिया होता। आखिरकार ये बहुत शर्मनाक था। जल्दी देखो, क्या वह साहित्यिक चोरी चोर लिसाओ नहीं है? ये सही है, मैंने सुना है कि उसका एक उपनाम भी है जिसे साहित्यिक चोरी कुत्ता कहा जाता है। पंजीकरण क्षेत्र में लिसाओ को देखकर उपस्थित कई छात्रों ने इशारा किया और फुसफुसाए। आखिरकार साहित्यिक दाव का वंश साहित्यिक चोरी से सबसे अधिक घृणा करता है। साहित्यिक चोरी करने वाले कुत्तों और चोरों से हर कोई घृणा करता है। दर्दनाक, उत्पीड़ित, घिनौना, अनिच्छुक, लिसाओ के हृदय में इस समय सभी प्रकार की भावनाएं पनप रही थीं। तुम दफा हो जाओ, हमारी जिक्सिया अकादमी साहित्यिक चोरी करने वाले कुत्तों का स्वागत नहीं करती है।
एक वरिष्ठ छात्र ने पहाड़ के नीचे सड़क की ओर इशारा किया और लीसाओ से बात की। मैं यहाँ एक अध्ययन साथी के रूप में हूँ, आपको मुझे भगाने का कोई अधिकार नहीं है। लीसाओ दांत पीसते हुए बोले, यदि जिक्सिया अकादमी के भीतर साहित्यिक दाव के लिए सम्राट ग्रेड कल्टीवेशन तकनीक नहीं होती तो वह कभी भी यहाँ आने और इस तरह के अपमान को सहने के लिए तैयार नहीं होते। 84 कोई भी पूर्ण नहीं होता, हर कोई गलतियां करता है। अध्ययन साथी, आप किसके अध्ययन साथी हैं? उस वरिष्ठ छात्र ने व्यंग्य किया। अब कोई कैसे एक साहित्यिक चोरी करने वाले को अपने अध्ययन का साथी बनने के लिए तैयार हो सकता है? मैं। लीसाओ ने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसके लिए वह एक अध्ययन साथी बनना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह व्यक्ति उसे धमकी भरी नजर से देख रहा था। जाहिर है, अगर उसने इसका खुलासा किया तो वह एक अध्ययन साथी के रूप में अपनी स्थिति को अलविदा कह सकता है। क्या मैं? दफा हो जाओ, वरिष्ठ छात्र चिल्लाया। बिल्कुल, दफा हो जाओ, साहित्यिक चोरी करने वाले कुत्ते। साहित्यिक चोरी करने वाले, दफा हो जाओ, ये वह जगह नहीं है जहां आपको होना चाहिए। भीड़ क्रोधित थी, वे सभी लीसाओ को कोस रहे थे। आखिरकार कोई भी साहित्यिक चोरी करने वाले कुत्ते के रूप में एक ही अकादमी में अध्ययन और खेती नहीं करना चाहता था। लीसाओ का चेहरा हरे और बैंगनी रंग का मिश्रण था, मानो उसने मरी हुई मक्खी निगल ली हो। डिंग, लीसाओ के दिल पर गंभीर चोट लगी है, जिससे नियति मूल्य के 300 अंक लूट लिए गए हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप भाई लीसाओ को क्यों धमका रहे हैं? इस समय मिंग जियाओली जिक्सिया अकादमी से बाहर भाग गई। वह विशेष रूप से लीसाओ से मिलने आई थी। लीसाओ को धमकाते हुए देखकर उसने तुरंत उसे अपने पीछे ढाल लिया, जैसे एक मां मुर्गी अपने बच्चों की रक्षा करती है। जूनियर सिस्टर मिंग, हम सिर्फ सच बोल रहे हैं, हमारा इरादा इस लीसाओ को धमकाने का नहीं है। मिंग शियाओली को जानने वाले एक वरिष्ठ छात्र ने बात की। जिक्सिया अकादमी की महान कन्फ्यूशियस विद्वान मिंग यंगदा की पोती के रूप में वे उसे कैसे नहीं जान सकते थे? मुझे कोई परवाह नहीं है। भाई लीसाओ ने कहा कि उन्होंने ये कविताएं सपने में सुनी थी और उन्हें नहीं पता था कि वे किसी और द्वारा लिखी गई थी। मिंग जियाओली ने वही दोहराया जो लीसाओ ने पहले उसे बेवकूफ बनाने के लिए किया था। जूनियर सिस्टर मिंग, क्या आप ऐसा मानती हैं? वह साहित्यिक चोरी करने वाला कुत्ता आपसे झूठ बोल रहा होगा। उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने लीसाओ को सहमत नहीं पाया। आखिरकार एक साहित्यिक चोरी करने वाले के रूप में उनकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से स्थापित थी। यदि एक दिन उसने उनकी उत्कृष्ट कृतियों की नकल कर ली तो क्या होगा? क्या वे लोग जिनके नाम युगों युगों से चले आ रहे हैं लीसाओ नहीं बन जाएंगे? हालांकि इसी समय सीढ़ियों के नीचे से अचानक एक ज्ञानवर्धक आवाज आई। गलती करना मानवीय है, किसने गलती नहीं की? मुझे लगता है कि भाई लीसाओ बस एक क्षणिक आवेग पर काम कर रहे थे। आवाज जून लिंगटियन की थी। वह इस समय 5 सुंदरियों के साथ पहाड़ की तलहटी से सीढ़ियां चढ़ रहा था। वह अभी भी लीसाओ के भाग्य मूल्य का लाभ उठाने की प्रतीक्षा कर रहा था। अगर वह उसे इस तरह बहिष्कृत और भगाने देगा तो ऐसा नहीं होगा। गलती करना मानवीय है। ये सुनकर मिंग जियाओली की आंखें चमक उठी। ये शब्द उस पर गहराई से असर करते थे। वह काफी समय से सोच रही थी और जवाब देने के लिए ऐसा कोई वाक्य नहीं बना पाई थी। डिंग, नियति की बेटी मिंग जियाओली की खोज की गई। इस समय जून लिंगटियन के लिए सिस्टम प्रॉम्प्ट सही संकेत पर लग रहा था। ये सीनियर सिस्टर योरोंग, सीनियर सिस्टर शांगुआन और अन्य हैं। उन 4 वरिष्ठ बहनों से घिरा हुआ आदमी कौन है? जून लिंगटियन के बगल में 5 आकर्षक सुंदरियों को देखकर उपस्थित हर कोई ईर्ष्या से भर गया। मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। वह एक प्राचीन कुलीन परिवार जून तियान डोमेन से जून परिवार के युवा मास्टर जून लिंगटियन हैं। क्या जून परिवार के युवा मास्टर जून लिंगटियन? जून लिंगटियन की पहचान सुनकर हर किसी के मन में एक विचार आया। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। वे बस यह नहीं जानते थे कि यह जून लिंगटियन, जो मार्शल आर्ट की खेती करता था, उनकी जिक्सिया अकादमी में क्यों आया था। जून लिंगटियन का नाम जानने के बाद मिंग जियाओली की आंखें दिलचस्पी से चमक उठी। ये देखकर लीसाओ को बेहद ईर्ष्या हुई और उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी मुड़ गई। अब उसे यकीन हो गया था कि यह जून लिंगटियन उसका साथी देशवासी था। जैसा कि कहा जाता है, जब साथी देशवासी मिलते हैं तो वे विशेष रूप से ईर्ष्यालु होते हैं। इस बात का जिक्र नहीं करते कि दूसरे पक्ष ने उसके साथ इतनी बुरी तरह से खिलवाड़ किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि ताइशांग में उनकी विशाल धर्मी क्यूई इतनी शुद्ध और गहरी थी। ये पता चला कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने मेरा अवसर चुरा लिया। लीसाओ ने गुप्त रूप से अपने दिल में कसम खाई कि उसे इस जून लिंगटियन को मारना होगा। सीनियर सिस्टर योरोंग, सीनियर सिस्टर शांगुआन, सीनियर सिस्टर नांगोंग, सीनियर सिस्टर रुक्स्यू। मिंग जियाओली एक एक करके उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जब उसने जून लिंगटियन को देखा तो उसने शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लीं। और वह 4 महिलाओं से इतनी परिचित थी, इसका कारण यह था कि लिंग योरोंग उसके दादा का छात्र था। अन्य 3 को भी उनके दादा के आधे छात्र माना जा सकता है। माँ जियोली, क्या टीचर ठीक हैं? सभी महिलाओं ने मिंग शियाओली का अभिवादन किया। दादाजी बहुत अच्छा कर रहे हैं। यह अच्छा है, चलो चलते हैं। लिंग योरोंग ने मिंग शियाओली का हाथ पकड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उसकी असहज अभिव्यक्ति को देखते हुए उसने फिर भी लीसाओ के लिए बात की। चूंकि लीसाओ ने एक अध्ययन साथी का दर्जा प्राप्त कर लिया है तो उसे अंदर आने दें। हाँ, सीनियर सिस्टर योरोंग, स्वागत के प्रभारी वरिष्ठ छात्र ने सिर हिलाया। ये देखकर मिंग शियाओली का चेहरा एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ खिल गया। भाई लीसाओ, मैं अंदर आपका इंतजार करूंगा। लीसाओ की ओर हाथ हिलाते हुए मिंग शियाओली लिंग योरोंग के साथ जिक्सिया अकादमी के गेट से बाहर चली गई। ये सुनकर लीसाओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। साहित्यिक चोरी कुत्ते, ये तुम्हारी छात्रावास की नंबर प्लेट है, जल्दी से अंदर जाओ, यहाँ किसी की आंख में धूल मत डालो। व्यवस्था के प्रभारी वरिष्ठ छात्र ने लीसाओ की छात्रावास की नंबर प्लेट को सीधे जमीन पर फेंक दिया। बाद वाले ने दांत पीसकर उसे उठाया और फिर जिक्सिया अकादमी के गेट में प्रवेश किया। अकादमी के अंदर विशाल राइटियस क्यूई से संघनित ड्रैगन के आकार की छायाएं समय समय पर बादलों से अपना सिर बाहर निकालती थी, फिर गायब हो जाती थी। अंदर के महल की इमारतें भी बहुत विशिष्ट थीं। वहां ब्रश, स्याही, कागज और स्याही के पत्थरों के आकार के महल थे। अकादमी के केंद्र में एक बूढ़े व्यक्ति की जीवंत मूर्ति खड़ी थी। बस वहां खड़े होकर इसमें एक साहित्यिक दाव सम्राट की अतुलनीय समृद्ध आभा झलक रही थी। जाहिर है, इस प्रतिमा का विषय एक महान सम्राट की तुलना में एक साहित्यिक दाव नेता था। युवा मास्टर जून, शिक्षक का निवास आगे है। लिंग योरोंग ने नेतृत्व किया, जबकि जून लिंगटियन और अन्य लोग पीछे चले। रास्ते में मिंग जियाओली जून लिंगटियन से कुछ अधिक परिचित हो गई, क्योंकि उनके पास एक सामान्य विषय था जो गुमनाम कविता संग्रह था। और समय समय पर जून लिंगटियन उसे हंसने पर मजबूर कर देता था। मैंने तय कर लिया है कि अब से गुमनाम कविता संग्रह का लेखक ही मेरा आदर्श है, मिंग जियाओली ने प्रशंसा की अभिव्यक्ति के साथ कहा।
ये सुनकर उपस्थित सभी लोगों ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगे। क्या गलत है? क्या इसकी अनुमति नहीं है? मेंग जियाओली थोड़ा भ्रमित थी और उसे नहीं पता था कि वे किस बात पर हंस रहे थे। बैककोट बेशक इसकी अनुमति है, जून लिंगटिन ने धीरे से कहा। कुछ ही समय बाद समूह एक छोटे उत्तम मंडप के सामने पहुंचा और रुक गया। ये शिक्षक का निवास है, मैं जाकर टीचर को सूचित करूंगा। लिंग योरोंग ने ये कहा और उनके आगमन की घोषणा की। जून लिंगटिन के आगमन के बारे में सुनकर महान विद्वान मेंग यंगदा वास्तव में व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। हा, यह मेरी जिक्सिया अकादमी के लिए सम्मान की बात है कि तुम आ सके, युवा मित्र। महान विद्वान मेंग, आप बहुत दयालु हैं, जून लिंगटिन ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। बैककोट मैं बहुत दयालु नहीं हूँ, युवा मित्र। आपके द्वारा लिखी गई गुमनाम कविता संग्रह की सभी कविताएं लोकप्रिय, स्थायी, उत्कृष्ट कृतियां हैं। मैं आपके बराबर का नहीं हूँ। जाहिर है, इस मेंग यंगदा को लिंग योरोंग से जून लिंगटिन की पहचान पहले ही पता चल गई थी। जून लिंगटिन की थोड़ी स्तब्ध अभिव्यक्ति को देखकर लिंग योरोंग ने तुरंत माफी मांगी। मुझे खेद है, यंग मास्टर जून, यह मैं ही था जिसने शिक्षक को बताया था। 85 रात्रि मृदा संग्रहकर्ता का विलाप। ठीक है, कहने दो। जून लिंगटिन ने अपना हाथ लहराया और उदासीनता से बोला। उपस्थित अन्य सभी लोग ये सुनकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुए कि जून लिंगटिन गुमनाम कविता संग्रह के लेखक थे। केवल मेंग जियाओली ने इस दृश्य को सदमे से भरे चेहरे के साथ देखा। क्या गुमनाम कविता संग्रह की सभी कविताएं आपके द्वारा लिखी गई थी, भाई लिंगटिन? अब आखिरकार उसे समझ आ गया कि दूसरे लोग क्यों हंसेंगे जब उसने पहले कहा था कि वह गुमनाम कविता संग्रह के लेखक को अपना आदर्श मानती है। तो असली व्यक्ति ठीक उसके सामने था। डिंग, मेंग जियाओली आपकी बहुत प्रशंसा करता है, भाग्य मूल्य के 300 अंक लूटता है। जियोली, असभ्य मत बनो, मेंग यंगदा ने उसे फटकार लगाई। उन्होंने जून लिंगटिन को अपने बराबर के रूप में संबोधित करने के लिए छोटा दोस्त कहा। फिर भी उनकी पोती अब जून लिंगटिन को भाई कहती है, जो उन्हें एक समान के रूप में भी संबोधित कर रहा था। यदि ऐसा होता तो क्या वह और उनकी पोती एक ही पीढ़ी के स्तर पर नहीं होते? क्या पदानुक्रम गड़बड़ नहीं होगा? न्याह, मैं उन्हें ब्रदर लिंगटिन कहना चाहता हूँ। मेंग शियाओली इस समय बहुत खुश थी, उसकी पूजा की वस्तु उसके ठीक सामने होने से अधिक रोमांचक कुछ भी नहीं था। आप लड़की, मेंग यंगदा ने भौहें चढ़ा लीं और उसे हल्की डांट देना चाहा, लेकिन वह सीधे जून लिंगटिन के पीछे छिप गई। ये ठीक है, अगर जियोली चाहे तो मुझे फोन करने दे। जून लिंगटिन को मेंग शियाओली को माफ करने के लिए बोलते हुए देखकर मेंग यंगदा के पास मामले को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। छोटे दोस्त जून, कृपया अंदर आओ। एल्डर मेंग, कृपया। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और फिर एक के बाद एक पवेलियन में प्रवेश किया। एक दूसरे के सामने बैठकर लिंग योरोंग ने किनारे पर चाय बनाई। शांगगुआन यू और अन्य लोगों ने उनके लिए किनारे पर संगीत बजाया। छोटे दोस्त जून की साहित्यिक प्रतिभा शानदार है, इस बूढ़े व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। एल्डर मेंग, कृपया मेरी प्रशंसा न करें, यदि आपको कुछ कहना है तो सीधे कहें। जून लिंगटिन ने एक कप चाय पी और मुस्कुराते हुए बोला। यह इस प्रकार है, जिक्सिया अकादमी और ब्लैक एंड व्हाइट अकादमी के सभी डीन और वाइस डीन के बीच चर्चा के बाद हम आपके कविता संग्रह को पाठ्यपुस्तक के रूप में अपनाने का इरादा रखते हैं। बेशक, हम लिटिल फ्रेंड जून को उचित मुआवजा प्रदान करेंगे। साथ ही हम लिटिल फ्रेंड जून को जिक्सिया अकादमी के मानद वाइस डीन बनने के लिए भी आमंत्रित करना चाहेंगे, इस बुरे व्यक्ति के समान व्यवहार के साथ। मुझे आश्चर्य है कि तुम क्या सोचते हो, छोटे दोस्त। मेंग यंगदा ने एक सांस में अपने विचार बता दिए। ब्लैक एंड व्हाइट अकादमी और जिक्सिया अकादमी के उच्च स्तरीय अधिकारियों के बीच विचार विमर्श के बाद ये नतीजा निकला। मेंग यंगदा की बातें सुनकर जून लिंगटिन तुरंत सहमत नहीं हुए, लेकिन एक पल के लिए विचार किया। उपस्थित सभी युवा महिलाएं घबराई हुई लग रही थी, उन्हें डर था कि जून लिंगटिन मना कर देंगे। मुझे क्या करना चाहिए? जून लिंगटिन ने पूछा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बिना कुछ किए उसे इतना अच्छा इलाज दिया जाएगा। हालांकि लिसाओ के भाग्य मूल्य को लूटने के लिए वह निश्चित रूप से सहमत होंगे। ज्यादा कुछ नहीं, छोटे दोस्त, तुम्हें बस कभी कभार व्याख्यान देने की जरूरत है। मेंग यंगदा ने शर्तें प्रदान की। ठीक है, जून लिंगटिन ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। ये बहुत अच्छा है, अब से भाई लिंगटिन जिक्सिया अकादमी में शिक्षक होंगे। ये समाचार सुनकर सभी युवतियां मुस्कुरा दी, क्योंकि अब से वे जिक्सिया अकादमी में अक्सर जून लिंगटिन को देख सकेंगे। इस बीच लिसाओ को उनकी नंबर प्लेट के अनुसार संबंधित छात्रावास भी मिला। उसने अपनी आंखों के सामने एक जीर्ण शीर्ण मंडप देखा, हालांकि इसे विशेष रूप से अपरिष्कृत नहीं माना जा सकता। लेकिन इस समय लिसाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, क्योंकि जिक्सिया अकादमी का शौचालय, या यूं कहें कि शौचालय, ज्यादा दूर नहीं था। आखिरकार साहित्यिक दाव की खेती करते समय कई लोग अभी भी केवल नश्वर हैं और दाव प्राप्त करने के बाद केवल अनाज खाने से परहेज कर सकते हैं, इसलिए शौचालय आवश्यक है। धिक्कार है, क्या ये लोगों के रहने की जगह है? ये सीधे तौर पर लोगों को बहुत अधिक धमकाना है। मोटी तीखी गंध को सूंघते हुए लिसाओ ने मन ही मन शाप दिया। यहाँ 1000 मीटर के दायरे में केवल उनका यही मंडप मौजूद था और इसके अगल बगल में सभी शौचालय थे। उन्होंने रास्ते में देखा था कि यह मंडप जिक्सिया अकादमी में सबसे अधिक जीर्ण शीर्ण था। मंडप में प्रवेश करते हुए एक बूढ़ा व्यक्ति उनकी ओर बढ़ा। लिसाओ को देखकर वह तुरंत मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए पूछा, युवक, तुम्हें नया नाइट सॉइल कलेक्टर होना चाहिए, है ना? क्या रात्रि मिट्टी कलेक्टर? लिसाओ ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बूढ़े व्यक्ति की गंध सूंघने के बाद आखिरकार उन्हें समझ आ गया। तो यह वास्तव में वह स्थान था जहां रात्रि मिट्टी संग्राहक रहते थे। धिक्कार है, ये सोचना कि वे मुझे ऐसी जगह पर रहने को मजबूर करेंगे। बूढ़े व्यक्ति की बातों को नजरअंदाज करते हुए लिसाओ सीधे पवेलियन में चले गए। उसे एक अपेक्षाकृत साफ सुथरा कमरा मिला और वह उसमें रहने लगा। नौजवान, कल सुबह जल्दी उठना और मेरे साथ मिट्टी इकट्ठा करने जाना याद रखना। बूढ़ा व्यक्ति लिसाओ के कमरे में चिल्लाया, लेकिन लिसाओ ने उसे अनदेखा कर दिया। अरे, आजकल के युवाओं का रवैया बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं है। बूढ़े ने अपना सिर हिलाया और मंडप से अकेला चला गया। कुछ ही समय बाद मेंग शियाओली अपनी नाक और मुंह को रेशमी रुमाल से ढांकते हुए भौहें चढ़ाते हुए पहुंची। भाई लिसाओ, आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? मैं जाकर उनसे कहूंगा कि वे अभी अपना छात्रावास बदल लें। मेंग शियाओली ने क्रोधपूर्वक कहा, ये नाइट सॉइल कलेक्टरों का निवास था, वे लिसाओ को यहाँ कैसे रहने दे सकते थे? इसे भूल जाओ जियोली, इसे यहीं रहने दो। लिसाओ ने मेंग शियाओली की दयालुता को अस्वीकार कर दिया। हालांकि यहाँ गंध थोड़ी तेज थी, मंडप के अंदर यह ठीक थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ उसे हेय दृष्टि से देखे जाने या मजाक उड़ाए जाने की चिंता नहीं थी। फिर ठीक है, मेंग जियाओली अनिच्छा से सहमत हो गई और फिर उसने अपने यहाँ आने के उद्देश्य के बारे में सोचा। वह लिसाओ के साथ अपनी खुशियां बांटने आई थी। भाई लिसाओ, अंदाजा लगाओ कि मैंने क्या खोजा।
क्या लिसाओ इस समय कमरे को व्यवस्थित कर रहे थे? कुछ रात्रि मिट्टी संग्रह उपकरण बाहर फेंक रहे थे और कोने को कपड़े से पोंछ रहा था। वह गुमनाम कविता संग्रह वास्तव में भाई लिंगटियन द्वारा लिखा गया था। मेंग शियाओली उत्साहित दिख रही थी, खुशी से नाच रही थी, उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। भाई लिंगटियन, जून लिंगटियन। ये सुनकर लिसाओ ने अपनी हरकतें रोक दी और देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मेंग जियाओली की पूजा और प्रशंसा की अभिव्यक्ति को देखकर लिसाओ को बहुत असहज महसूस हुआ। निश्चित रूप से ये वास्तव में आप ही थे। हालांकि वह पहले से ही काफी निश्चिंत थे, अब ये खबर सुनने के बाद लिसाओ और भी निश्चिंत हो गए। जून लिंगटियन उनके साथी देशवासी थे। जियोली, उस जून लिंगटियन से दूर रहो, वह एक अच्छा इंसान नहीं है। लिसाओ ने गंभीरता से कहा। इस समय उसने अभी भी सोचा कि मेंग शियाओली वही मेंग शियाओली है जो उसकी प्रशंसा करती थी और उसकी बात सुनती थी। उसे कम ही पता था कि दूसरे पक्ष ने पहले ही उसकी प्रशंसा का उद्देश्य जून लिंगटियन में बदल दिया था। भाई लिसाओ, आप क्या कह रहे हैं? भाई लिंगटियन एक अच्छे इंसान क्यों नहीं है? मेंग शियाओली के चेहरे पर नाराजगी की झलक दिखाई दी और साथ ही लिसाओ के प्रति उनका स्नेह कुछ अंश कम हो गया। स्पष्ट रूप से जब वे प्रवेश द्वार पर थे, उसके भाई लिंगटियन ने लिसाओ के लिए बात की थी। फिर भी उसकी पीठ पीछे ये लिसाओ न केवल कृतघ्न था, बल्कि उसने उसके बारे में बुरा भी कहा। इस समय उसे लिसाओ की साहित्यिक चोरी की घटना के बारे में बाहर अफवाहों की प्रामाणिकता की फिर से जांच करनी थी। डिंग, मेंग जियाओली का लिसाओ के प्रति स्नेह कम हो गया है, जिससे भाग्य मूल्य के 500 अंक लूट गए। मेरी बात सुनो, उस जून लिंगटियन द्वारा लिखी गई कविताएं उसके द्वारा नहीं लिखी गई थी, बल्कि चोरी की गई थी। 86 युवक, शौचालय साफ करने का समय आ गया है। लिसाओ गंभीर भाव से बोले। इसके अलावा वह झूठ नहीं बोल रहा था, वे कविताएं वास्तव में जून लिंगटियन द्वारा चुराई गई थी। हालांकि उसके ऐसा कहने के बावजूद मेंग शियाओली को इस पर विश्वास नहीं हुआ। भाई लिसाओ, आप क्या कह रहे हैं? आप भाई लिंगटियन को इस तरह बदनाम क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उनके छंदों की चोरी करते हुए पकड़े गए थे? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई लिंगटियन आपसे बेहतर हैं? इस समय लिसाओ के प्रति मेंग जियाओली की अनुकूलता एक और स्तर गिर गई। वह पहले भी एक बार जून लिंगटियन के बारे में बुरा बोल चुका था और उसने उससे दोबारा ऐसा करने की उम्मीद नहीं की थी। डिंग, मेंग जियाओली की लिसाओ के प्रति अनुकूलता फिर से कम हो गई है। 800 नियति मूल्य अंक लूट लिए गए। लिसाओ का चेहरा लाल हो गया, वह अनगिनत शब्द कहना चाहता था, लेकिन मेंग जियाओली की निराश अभिव्यक्ति को देखकर वह अब उनसे बात नहीं कर सका। केवल अब उसे अचानक एहसास हुआ कि मेंग जियाओली के दिल में जून लिंगटियन की स्थिति पहले से ही उससे कम नहीं थी। उनके पिछले व्यवहार से निस्संदेह मेंग जियाओली को घृणा महसूस होगी। जियोली, मेरा मतलब यह नहीं था, मैं बस इसे रोको, मैं इसे सुनना नहीं चाहता, मुझे कुछ काम करना है, मैं जा रहा हूँ। लिसाओ को बीच में रोकते हुए मेंग शियाओली बिना पीछे देखे अटारी से बाहर चली गई। धिक्कार है, जून लिंगटियन, तुम बस रुको। लिसाओ ने अपने दांत पीस लिए, जून लिंगटियन से बेहद नफरत की। रात सन्नाटे में बीती। अगले दिन भोर में लिसाओ अचानक चिल्लाने की आवाज से जाग गए। नौजवान, अब खाद निकालने का समय हो गया है, अपने खाद स्कूपिंग उपकरण लाओ और मेरे पीछे आओ। बूढ़ा व्यक्ति अटारी के नीचे से जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे लिसाओ चिढ़ गया, जो जागने पर गुस्से में था। यहाँ तक कि उनकी हरकतों से भी गुस्से का भाव झलकता था। क्या आप चिल्लाना बंद कर सकते हैं? मैं यहाँ खाद निकालने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ एक अध्ययन सहयोगी के रूप में हूँ। नौजवान, इस बूढ़े आदमी को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। यहाँ कौन सा अध्ययन साथी रहता है? बूढ़ा अप्रसन्न लग रहा था। यह नया नाइट सॉइल कलेक्टर अपने वरिष्ठ के प्रति बहुत अधिक अपमानजनक था। बाद में उसे अतिरिक्त काम कराना पड़ेगा। अवाक, लिसाओ ने अपना सिर ढक लिया और वापस सो गए। एक पल इंतजार करने और कोई हलचल न देखने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने ऊपर जाकर लिसाओ को बाहर खींचने का फैसला किया। हालांकि तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, बड़े भाई, मैं नया नाइट सॉइल कलेक्टर हूँ, हम यहाँ कैसे काम करेंगे? बूढ़े आदमी के पीछे से एक ईमानदार दिखने वाले अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई। आप नए नाइट सॉइल कलेक्टर हैं? ईमानदार अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर बूढ़ा आदमी थोड़ा चकित हो गया। तो क्या वह युवक सचमुच एक अध्ययन साथी था? चूंकि आप नए नाइट सॉइल कलेक्टर हैं, तो आप यहाँ क्यों नहीं रह रहे हैं? मुझे भी नहीं पता, मुझे जो छात्रावास सौंपा गया है वह वही है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दूर स्थित स्टडी कंपेनियन अटारी की ओर इशारा किया। ये पता चला कि रिसेप्शन के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ छात्र ने जानबूझकर लिसाओ को नाइट सॉइल कलेक्टर का अटारी टैग दिया था। इस बीच नाइट सॉइल कलेक्टर अध्ययन साथी के अटारी में चला गया था। समय बीतता गया और जल्द ही चेन का समय आ गया। दांग दांग दांग। जैसे ही कई भारी गूंजती घंटियां बजी, लिसाओ, जो अभी भी बिस्तर पर सो रहे थे, अचानक जाग गए। अरे नहीं, मुझे देर हो जाएगी। खिड़की के बाहर चमकदार सूरज की ओर देखते हुए उसने जल्दी से अपनी किताबें उठाई और टीचिंग हॉल की ओर दौड़ पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस कक्षा को जिक्सिया अकादमी के वाइस प्रिंसिपल मेंग यंगदा द्वारा पढ़ाया जाता था। वह अपनी पीढ़ी के महान विद्वान थे और लिसाओ उनके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते थे। रिपोर्टिंग। टीचिंग हॉल में पहुंचकर लिसाओ देर से आने के लिए माफी मांगने वाले थे, लेकिन तभी उसने हॉल में एक लंबा पतला व्यक्ति खड़ा देखा। यह कोई और नहीं बल्कि जून लिंगटियन था। यह कैसे हो सकता है? जून लिंगटियन कक्षा में क्यों है? लिसाओ हतप्रभ थे, उसे स्पष्ट रूप से याद था कि यह मेंग यंगदा की कक्षा थी। ओह, ये लिसाओ है, एक सीट ढूंढो और बैठ जाओ। जून लिंगटियन ने उदासीनता से बात की और घबराए हुए लिसाओ को बाहर निकाल दिया। हालांकि इन शब्दों ने हॉल में मौजूद अन्य लोगों को नाखुश कर दिया। गुरुजी, आप बहुत दयालु हैं। लिसाओ, देर हो चुकी है, आप उसे चप्पू चलाने का मौका दिए बिना कैसे बैठने दे सकते हैं? ये शब्द लिंग योरोंग द्वारा बोले गए थे। वह सचमुच लिसाओ को बर्दाश्त नहीं कर सकी। नकल करना तो दूर, क्लास के लिए देर से आने पर उसने टीचर से माफी भी नहीं मांगी। ये स्पष्ट रूप से शिक्षकों और दाव के प्रति सम्मान की कमी थी। बिल्कुल, शिक्षक, एक अध्ययन साथी को सीट का कोई अधिकार नहीं है। इस समय शांगगुआन यू ने भी बात की। इस हॉल में कौन उचित छात्र नहीं था? एक अध्ययन साथी केवल बगल में घुटने टेक कर सुनने का पात्र है। ये लिसाओ शायद यंग मास्टर जून के दयालु हृदय का फायदा उठा रहा था। ओह, चूंकि ऐसा कोई नियम है, मुझे इसे नहीं तोड़ना चाहिए। लिसाओ, यहाँ आओ। जून लिंगटियन ने एक शासक को उठाया और दयालु चेहरे से बोला, लेकिन लिसाओ को यह एक राक्षसी मुस्कान की तरह लग रहा था। ये देखकर कि लिसाओ गतिहीन रहे, शांगगुआन यू अधीर हो गया। लिसाओ, यदि आप शिक्षक के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो जिक्सिया अकादमी से बाहर निकल जाएं। बिल्कुल, लिसाओ, शिक्षकों और दाव के प्रति सम्मान की इतनी कमी के साथ आप शिक्षक की कक्षा में भाग लेने के योग्य कैसे हैं? लिंग योरोंग ने भी बात की, उसकी प्रभावशाली छाती उसके शब्दों से कांप रही थी। यहाँ तक कि मेंग शियाओली ने भी कहा, लिसाओ, शिक्षक से माफी मांगो।
जिस महिला की वह प्रशंसा करता था और शपथ लेने वाली बहन जो उसके लिए बहुत अच्छी थी, दोनों को जून लिंगटियन का पक्ष लेते हुए देखना। उसी क्षण लीसाओ का चेहरा घूम गया। डिंग, लीसाओ के दिल पर गहरा आघात लगा है। 800 नियति मूल्य अंक लूट लिए गए। इसे और सहन करने में असमर्थ लीसाओ फट गया। मैं, लीसाओ, निश्चित रूप से शिक्षकों और दाओ का सम्मान करता हूं, लेकिन क्या जून लिंगटियन शिक्षक बनने के लायक भी है? अगर सभी शिक्षक उनके जैसे होते तो मैं, लीसाओ, इस कक्षा में शामिल नहीं होता। उसका चेहरा लाल हो गया। लीसाओ जाने के लिए मुड़ा, वो यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सका। लीसाओ, वहीं रुकें। यदि आपने आज शिक्षक से माफी नहीं मांगी तो आप जिक्सिया अकादमी से बाहर निकल सकते हैं। ये शब्द मिंग जियाओली द्वारा बोले गए थे। लीसाओ स्पष्ट रूप से गलत था, लेकिन उसने इसे देखने से इनकार कर दिया और अब वह उसकी मूर्ति का अपमान कर रहा था। उसने सचमुच हद पार कर दी थी। वह कभी भी अपने आदर्श को इस तरह की शिकायत का सामना नहीं करने देगी, इसलिए लीसाओ को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा वह मशान कविता प्रतियोगिता में क्या हुआ इसकी जांच करने के लिए कल वापस गई थी। उसे आश्चर्य हुआ, लीसाओ ने वास्तव में चोरी की थी। सपने में इसे देखने की वह कहानी सब झूठ थी। डिंग, मिंग जियाओली की लीसाओ के प्रति अनुकूलता कम हो गई है। 1000 नियति मूल्य अंक लूट लिए गए। धत्तेरी की। मिंग शियाओली की बातें सुनकर लीसाओ रुक गए। वह दूसरों की कही बातों को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन उन्हें मिंग शियाओली की बात सुननी पड़ी क्योंकि उनके दादा प्रिंसिपल थे। कुछ मानसिक तैयारी के बाद लीसाओ ने अपने दांत पीस लिए, घूमे और जून लिंगटियन के पास चले गए। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे क्षमा करें, शिक्षक। ये शब्द लीसाओ के दांतों के बीच से निकले हुए लग रहे थे। चिंता मत करो, दर्द नहीं होगा, जून लिंगटियन ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसके हाथ में मौजूद रूलर हल्के से लीसाओ की हथेली पर आ गिरा। तुरंत एक अत्यधिक दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया, उसकी मज्जा में छेद कर गया और उसके हृदय को चीरता हुआ निकल गया। इससे उसकी आत्मा कांप उठी और उसका पूरा शरीर कांप उठा। 87, वह गंध क्या है? ये बहुत तीखा है। लीसाओ का अभिनय थोड़ा अतिरंजित है। शिक्षक ने भी अधिक बल का प्रयोग नहीं किया। लीसाओ की अभिव्यक्ति देखकर घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों ने तिरस्कार के भाव दिखाए। लीसाओ का अभिनय बिल्कुल नकली है। लीसाओ को सजा देने के बाद वह घुटने टेक कर बैठने की जगह ढूंढना चाहता था। हालांकि जब वह अन्य छात्रों के पास से गुजरा तो हर कोई हवा करने के लिए आगे बढ़ा। वह कैसी गंध है, इतनी तीखी? क्योंकि लीसाओ पर शौचालय की तरह ही एक अजीब सी गंध आ रही थी। हर किसी को उससे बहुत घृणा हो रही थी। कोई अन्य विकल्प न होने पर लीसाओ को घुटने टेक कर बैठने के लिए एक कोना ढूंढना पड़ा। ठीक है, अब सब लोग बैठो, मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम जून लिंगटियन है, जो जिक्सिया अकादमी का वर्तमान मानद उप प्रिंसिपल है, और आज से मैं आपका शिक्षक बनूंगा। ये कहने के बाद जून लिंगटियन ने पाठ शुरू किया। चूंकि वह अच्छा पढ़ाते थे और बहुत विनोदी थे, इसलिए कक्षा का माहौल बहुत अच्छा था। उपस्थित छात्रों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया और अपनी बात रखी। केवल लीसाओ असहज महसूस करते हुए पिन और सुइयों पर बैठे थे। जब भी उसने जून लिंगटियन की आवाज सुनी और उसका घृणित चेहरा देखा, लीसाओ को उसके दिल में बेचैनी की लहर महसूस हुई। इसके बाद मैं सभी को एक असाइनमेंट सौंपूंगा। जियांग जिनजियू, कविता की सामग्री पर चर्चा करें। हर कोई कृपया इसे गंभीरता से पूरा करें, कोई साहित्यिक चोरी की अनुमति नहीं है। जून लिंगटियन की बातें सुनकर बड़े हॉल में मौजूद सभी लोगों ने लीसाओ की ओर देखा, क्योंकि साहित्यिक चोरी के लिए लीसाओ की प्रतिष्ठा पूरी जिक्सिया अकादमी में फैल गई थी। ठीक है, आज के पाठ के लिए बस इतना ही। जियोली, मेरे साथ आओ। जून लिंगटियन के ये कहने के बाद बड़े हॉल में छात्रों ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, फिर भी अधूरा महसूस कर रहे थे। मिंग जियाओली घबराहट के साथ उत्साह से भरे चेहरे के साथ जून लिंगटियन के पीछे चल रही थी। इस समय लीसाओ, जो कोने में घुटनों के बल बैठा था, गुस्से भरे चेहरे से ये दृश्य देख रहा था। वह अपने दांत इतनी जोर से पीस रहा था कि वे टूटने ही वाले थे। धिक्कार है, जून लिंगटियन द्वारा जियोली को एक तरफ बुलाना निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ये सोचकर कि मिंग शियाओली ने उसके साथ पहले क्या किया था, उसे अतुलनीय रूप से ठंडक महसूस हुई। लेकिन उसके पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं था। उसे जून लिंगटियन द्वारा वैसे ही हेरफेर किया गया था। वह जून लिंगटियन बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं लगता। क्या वह जियोली के साथ कुछ करने की योजना बना रहा है? ये सोचते हुए लीसाओ चुपचाप उन दोनों के पीछे चला गया। ये देखना चाहता था कि वे वास्तव में क्या कर रहे थे। हालांकि उसका यह व्यवहार जून लिंगटियन की धारणा से कैसे बच सकता था। कुछ ही समय बाद जून लिंगटियन और मिंग शियाओली एक महल में पहुंचे। ये जिक्सिया अकादमी द्वारा जून लिंगटियन को सौंपा गया स्लीपिंग पैलेस था। भाई लिंगटियन, आपने मुझे क्यों खोजा? मिंग जियाओली ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। अपने दिल में वह अपनी कल्पना को जंगली बना रही थी। सिर्फ हम दोनों ही अकेले हैं, भाई लिंगटियन ऐसा नहीं करेंगे। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, मिंग शियाओली का चेहरा उतना ही लाल हो गया। मिंग जियाओली की शक्ल को देखकर जून लिंगटियन को थोड़ा अवाक महसूस हुआ। उसने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं था, फिर सामने वाली लड़की इतना क्यों शर्मा रही थी? जियोली, मैंने तुम्हें लीसाओ के बारे में बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। चाय बनाते समय जून लिंगटियन ने शांति से कहा। भाई लीसाओ को क्या दिक्कत है? मिंग जियाओली ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया। भाई लीसाओ, ऐसा लगता है कि उस लीसाओ के साथ आपके संबंध काफी अच्छे होंगे, है ना? जून लिंगटियन ने उदासीनता से पूछा, लेकिन मिंग जियाओली को ऐसा लगा जैसे उसे ईर्ष्या हो रही हो। नहीं नहीं, उस लीसाओ के साथ मेरे रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इस डर से कि जून लिंगटियन गलत समझेगा, मिंग शियाओली ने जल्दी से समझाया। आखिरकार वह अब केवल जून लिंगटियन के बारे में सोच रही थी। इसके अलावा चाहे शक्ल सूरत के मामले में हो या प्रतिभा के मामले में, जून लिंगटियन ने लीसाओ को न जाने कितनी गलियों में धूल में मिला दिया। ये पूछने की कोई जरूरत नहीं थी कि कैसे चयन करें। वास्तव में वह लीसाओ काफी प्रतिभाशाली है। यदि उसके चरित्र को सुधारा जा सके तो निश्चित रूप से उसका भविष्य असीमित होगा। यदि आप उसे पसंद करते हैं तो मैं उसके चरित्र को सुधारने में आपकी मदद कर सकता हूँ। जून लिंगटियन ने एक कप चाय डाली, उस पर फूंक मारी और बिना हड़बड़ी में बोले, नहीं भाई लिंगटियन, मुझे वह लीसाओ बिल्कुल पसंद नहीं है। जून लिंगटियन को फिर से यह कहते हुए मिंग जियाओली का दिल कड़ा हो गया। क्या उसके भाई लिंगटियन ने सचमुच कुछ गलत समझा होगा? ये सोचकर उसे लीसाओ को पिछले दरवाजे से जिक्सिया अकादमी में प्रवेश करने में मदद करने का पछतावा हुआ। डिंग, मिंग जियाओली और लीसाओ के बीच दोस्ती में दरार आ गई है। नियति मूल्य के 500 अंक लूट लिए। चूंकि यह मामला है, आइए अब लीसाओ के बारे में बात न करें। आइए मैं आपको सुलेख सिखाऊं। ये कहने के बाद जून लिंगटियन ने ब्रश, स्याही, कागज और स्याही का पत्थर रख दिया। उन्होंने मिंग जियाओली को ब्रश को नियंत्रित करना और उसके हाथ का मार्गदर्शन करते हुए लिखना सिखाया। भाई लिंगटियन, चिंता मत करो, मैं भविष्य में उस लीसाओ से दूरी बनाए रखूंगा। मिंग जियाओली ने वादा किया था।
तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हारे विचारों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जून लिंगटिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो क्या मैं भविष्य में अक्सर सुलेख का अभ्यास करने के लिए आपके पास आ सकता हूँ? हाँ, डॉट डॉट डॉट। बातचीत की इन पंक्तियों को सुनकर लिसाओ, जो महल के बाहर छिपा हुआ था, के चेहरे पर अविश्वसनीय रूप से क्रूर अभिव्यक्ति थी। अपने मन में उसने पहले से ही भविष्य में मेंग शियाओली के खुद को उससे दूर करने के दृश्यों की कल्पना कर ली थी। धिक्कार है, यह मेंग जियाओली वास्तव में उस जून लिंगटिन की खातिर खुद को मुझसे दूर कर रही है। क्या जून लिंगटिन की स्पेलकास्टिंग फाउंडेशन की तुलना मेरी से की जा सकती है? तुम उसके पास जाने के बजाय मेरे पास क्यों नहीं आते? लिसाओ ने क्रोधपूर्वक सोचा, लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसने ही वाला था, वह अचानक रुक गया। क्योंकि उसे अचानक लगा कि मेंग यंगदा इस पोती को बहुत पसंद करती है। अगर उसे पता चला कि उसकी पोती को जून लिंगटिन द्वारा गुमराह किया जा रहा है, तो जून लिंगटिन को निश्चित रूप से परिणाम भुगतना होगा। तुरंत वह मेंग यंगदा को खोजने के लिए बिना रुके भाग गया। हालांकि इससे पहले कि वह मेंग यंगदा को देख पाता, उसे जिक्सिया अकादमी के गार्डों ने रोक दिया। रुको, ये वह जगह नहीं है जहां तुम्हें होना चाहिए। मुझे डीन मिंग के साथ कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। डीन मिंग, क्या आप वहां हैं? लिसाओ जोर से चिल्लाया। उसे अंदर आने दें। अंदर से मेंग यंगदा की आवाज आने पर गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। डीन मिंग, वह जून लिंगटिन वर्तमान में जियोली को भटका रहा है। आपको जाकर जांच करनी चाहिए। ओह, क्या यह ऐसा है? ये सुनकर मेंग यंगदा की भौहें तन गईं। उसे नहीं लगा कि कुछ गलत हुआ है। हालांकि उन्होंने जाकर देखने का फैसला किया। तुरंत अपना हाथ हिलाकर वह लिसाओ को सीधे जून लिंगटिन के स्लीपिंग पैलेस में ले आया। हालांकि पहुंचने पर लिसाओ अवाक रह गए, क्योंकि इस समय जून लिंगटिन और अन्य वास्तव में सुलेख का अभ्यास कर रहे थे। क्या बात है, डीन मिंग? जून लिंगटिन ने ऊपर देखा। मेंग जियाओली भी भ्रमित दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दादा अचानक किसी को यहाँ क्यों लाए हैं। लिसाओ को समझाने दो। मेंग यंगदा ने लिसाओ की ओर देखा और एक वरिष्ठ से अधिकार की लहर सीधे उस पर आ गई। स्पष्ट रूप से मेंग यंगदा ने जानलेवा इरादा विकसित कर लिया था। हालांकि वह साहित्यिक दाव को विकसित करने वाले विद्वान थे, लेकिन उनका चरित्र ईमानदार और अडिग था। असंभव, यह असंभव है। आप स्पष्ट रूप से जियोली को सुलेख सिखा रहे थे, मैंने इसे स्पष्ट रूप से सुना। मेंग यंगदा के अपने प्रति हत्या के इरादे को महसूस करते हुए लिसाओ अंततः घबरा गए। सुलेख पढ़ाना, ये सुनकर मेंग शियाओली भी समझ गई। ये पता चला कि लिसाओ पूरे समय बातें सुन रही थी और फिर अपने दादा से शिकायत करने गई। 88 लिसाओ का पतन। लिसाओ, तो मैं आपके दिल में उस तरह का व्यक्ति हूँ। जैसे ही मेंग जियाओली ने व्यभिचार शब्द सुना, लिसाओ के साथ उसका बंधन पूरी तरह से टूट गया। वह गुस्से से कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तुरंत उसने खुद को जून लिंगटिन की बाहों में फेंक दिया और रोने लगी। आखिरकार एक युवा लड़की की पवित्रता से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। डॉट डॉट डॉट। डिंग, मेंग शियाओली को लिसाओ से गहरा आघात पहुंचा है। नियति मूल्य के 2000 अंक लूट लिए गए। अपनी पोती को इतना टूटा हुआ देखकर मेंग यंगदा भी इतना क्रोधित हुई कि उसके बाल और दाढ़ी खड़े हो गए। थप्पड़, एक जोरदार थप्पड़ ने लिसाओ को खून उगलते हुए पीछे की ओर उड़ा दिया। इसके बाद वह लगातार खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। यदि उसकी विशाल धार्मिक तेज तर्रार काया नहीं होती, जिसने स्वचालित रूप से अपने मेजबान की रक्षा की, तो अब तक वह शायद मर चुका होता या उसके करीब होता। लिसाओ, आपके पूर्व शिक्षक मेरे छात्र हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको नहीं मारूंगा, लेकिन आपको तुरंत जिक्सिया अकादमी से बाहर निकलना होगा। मेंग यंगदा ने उसे सीधे निर्वासित कर दिया। डॉट डॉट डॉट। डिंग, मेंग यंगदा को लिसाओ के प्रति अत्यधिक घृणा महसूस होती है। नियति मूल्य के 2000 अंक लूट लिए गए। डॉट डॉट डॉट। डिंग, लिसाओ को जिक्सिया अकादमी से निष्कासित कर दिया गया है। नियति मूल्य के 3000 अंक लूट लिए गए। डॉट डॉट डॉट। डिंग, मेजबान का भाग्य मूल्य 50,000 से अधिक हो गया है। निष्पादन सीमा बढ़कर 15,000 हो गई। डॉट डॉट डॉट। डिंग, डेस्टिनी के बच्चे लिसाओ की किस्मत फांसी की दहलीज तक पहुंच गई है। डॉट डॉट डॉट। डिंग, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी मोफैन की किस्मत फांसी की दहलीज तक पहुंच गई है। जैसे ही अधिसूचना ध्वनियों की एक श्रृंखला बजी, जून लिंगटिन के मुंह के कोने थोड़े मुड़ गए। लिसाओ के भाग्य मूल्य में इतनी तेजी से गिरावट का कारण यह था कि जून लिंगटिन ने कविताएं पढ़ी थी, जिससे लिसाओ से विशाल धर्मी क्यूई से जुड़ने का अवसर छीन लिया गया था। 1000 से अधिक कविताओं ने लिसाओ को नियति मूल्य के 10,000 से अधिक अंकों से सीधे वंचित कर दिया था। अब जबकि ऊन काट लिया गया था, वध करने का समय आ गया था। डॉट डॉट डॉट। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। इस समय लिसाओ को कैसे एहसास नहीं हुआ कि यह सब जून लिंगटिन द्वारा डिजाइन किया गया था। हालांकि फिलहाल उनका जून लिंगटिन से कोई मुकाबला नहीं था और वह इस बात को केवल अपने दिल में ही रख सकते थे। ये सोचते हुए लिसाओ लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गए और अपने मंडप की ओर चल दिए। उसे पहले अपनी चोटों पर ध्यान देना था, फिर चुपचाप निकल जाना था। आखिरकार अगर जून परिवार के युवा मास्टर के रूप में जून लिंगटिन ने जिक्सिया अकादमी छोड़ दी, तो उसके पास मौत तक खेलने के लिए 10,000 तरीके थे। ठीक है जियोली, यह अब ठीक है। जून लिंगटिन ने मेंग शियाओली को सांत्वना देने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। मेंग यंगदा ने आह भरी, उन्हें अभी लिसाओ को बोलने नहीं देना चाहिए था। अब तक लिसाओ अपने रहने वाले क्वार्टर में वापस लौटने के लिए संघर्ष कर चुका था। वह बिस्तर पर बैठ गया, उपचार के लिए एक औषधीय गोली निगल ली और अपने घावों का इलाज करने लगा। हालांकि तभी अचानक उनके कमरे में एक आकृति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि जून लिंगटिन था और मेंग शियाओली के साथ रहने वाला उसका क्लोन था। आखिरकार किसी साथी देशवासी से मिलना आसान नहीं था, इसलिए वह इसे व्यक्तिगत रूप से संभालना चाहता था। डॉट डॉट डॉट। उपचार बंद करो, तुम वैसे भी मरने वाले हो। डॉट डॉट डॉट। कौन? लिसाओ ने अचानक अपनी आंखें खोली और पाया कि जून लिंगटिन उसके सामने मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा है। तुमने जिक्सिया अकादमी में हत्या करने का साहस किया। जून लिंगटिन की मनोरंजक अभिव्यक्ति देखकर लिसाओ का दिल घबरा गया, क्योंकि वह समझ सकता था कि इस जून लिंगटिन के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं है। डॉट डॉट डॉट। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? जून लिंगटिन ने बस अपना हाथ हिलाया और लिसाओ का पूरा निचला शरीर शून्य में गायब हो गया। फिर भी उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि दूसरे पक्ष ने कैसे हमला किया। बैककोट नहीं, ऐसा मत करो यंग लॉर्ड, मैं गलत था। हम देशवासियों की खातिर कृपया मुझे गोश्त की तरह जाने दें। अपने शरीर के निचले हिस्से को गायब होते देख लिसाओ का पूरा दिल दहशत से भर गया। केवल अब उसे सचमुच एहसास हुआ कि जून लिंगटिन ने वास्तव में उसे मारने की हिम्मत की थी। हमारे साथी देशवासी होने के नाते मैं आपको 2 विकल्प देता हूं। पहली पसंद, मेरे क्रॉच के नीचे रेंगना।
दूसरा विकल्प, मर जाओ। अपने लिए चुने। जून लिंगटिन ने अपना पैर उठाया और बिस्तर के किनारे पर रख दिया और मुस्कुराते हुए लिसाओ की ओर देखा। मैं रेंगूंगा, मुझे मत मारो। ये कहने के बाद लिसाओ ने क्रॉच के माध्यम से रेंगने का विकल्प चुनने में संकोच नहीं किया। हालांकि जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, उसकी आंखों में द्वेष की झलक दिखाई दी। बैककोट यंग लॉर्ड, मैं पहले ही रेंग कर यहाँ पहुंच चुका हूँ। क्या अब आप मेरे कुत्ते की जान बख्श सकते हैं? लिसाओ ने अपने शरीर में असहनीय दर्द को सहन किया और प्रसन्न भाव से बोला। कौन जानता था कि जून लिंगटिन का अगला वाक्य उसके चेहरे पर तुरंत भाव स्थिर कर देगा। आप बहुत हिसाब किताब कर रहे हैं, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ा जाना चाहिए। क्या तो तुम पूरे समय मेरे साथ खिलवाड़ करते रहे हो? जून लिंगटिन, आप बैंग। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, लिसाओ गुब्बारे की तरह फट गया। उसका मांस और खून तुरंत जलकर राख में बदल गया। डिंग, डेस्टिनी के मारे गए बच्चे लिसाओ। नियति मूल्य के 14,500 अंक लूट लिए गए। बैककोट प्राप्त पुरस्कार, स्वर्गीय दाव खंड X1, नियति आभा खंड X1, विशाल धर्मी तेजतर्रार शरीर की उत्पत्ति। सिस्टम की अधिसूचना सुनकर जून लिंगटिन ने अंततः अपना मन शांत कर लिया। मैं इतने लंबे समय से बाहर हूं, ये वापस जाने का समय है। उसकी मां का जन्मदिन जल्द ही आने वाला था और उसे सिरदर्द था कि उसे क्या दिया जाए। हालांकि वह अभी कुछ भी नहीं सोच सका और उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहता था। यदि वह वास्तव में कुछ भी नहीं सोच पाता, तो वह स्वर्गीय गुप्त मंडप के मेन कैंग्यू को इसे तैयार करने देता। एक और अवधि के लिए ग्रेट एवोल्यूशन इमोर्टल डोमेन में रहने के बाद जून लिंगटिन ने अपने साथी लिंग म्यू को विदाई दी और लिन किंगमैन के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने लापरवाही से उसे रेड सन सुप्रीम तलवार फिजिक की उत्पत्ति दी। आखिरकार वह उसके नौकर के रूप में कामकाज चलाने में व्यस्त था और उसने अपनी बहन का भी उससे परिचय कराया था। वह उसे बिना कुछ लिए काम नहीं करने दे सकता था। कुछ ही महीने बाद जब जून लिंगटिन लिन क्विंगमैन के साथ जून तियान डोमेन में जून परिवार में पहुंचे, जून परिवार को देखकर वह एक बार फिर स्तब्ध रह गई। लुलुओ, उसके रहने के लिए जगह की व्यवस्था करो। लुलुओ को निर्देश देने के बाद जून लिंगटिन ने स्नान करने और अगले कदम के बारे में सोचने के लिए अपने स्लीपिंग पैलेस में लौटने की योजना बनाई। इस समय केवल मोफैन का वध होना बाकी था। हालांकि मोफैन फांसी की सीमा तक पहुंच गया था, वह उसे तुरंत मारना नहीं चाहता था। जैसे ही वह विचार कर रहा था, जून क्यानलिंग खुशी से एक जेड बॉक्स लेकर अपने स्लीपिंग पैलेस में घुस गया। भाई, मैंने सुना है कि तुम वापस आ गए हो। जल्दी आओ और देखो कि क्या यह उपहार मां के लिए उपयुक्त है। डिंग, नियति की बेटी की छाती पर आइस क्रिस्टल अमर हड्डी का पता चला। क्या आइस क्रिस्टल अमर अस्थि? ये सुनकर जून लिंगटिन ने अपने कपड़े पहने और सामने वाले हॉल में चला गया। वह जून क्यानलिंग को एक बक्सा पकड़े हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई खजाना है। भले ही वह जेड बॉक्स से ढका हुआ था, फिर भी वह भीतर की शक्तिशाली आभा को महसूस कर सकता था। क्यानलिंग, तुम्हारे इस जेड बॉक्स में क्या है? जून लिंगटिन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। अमर हड्डी का एक टुकड़ा। भाई, तुम्हें मालूम नहीं, मैंने इसके बदले एक अमर औषधि का सौदा किया। यह एक ऐसा सौदा था। क्या आप ये देखने में मेरी मदद कर सकते हैं कि क्या यह मां के लिए उपहार के रूप में ठीक है? जून क्यानलिंग ने अपने हाथ में जेड बॉक्स खोला, जिससे पता चला कि अंदर क्या था। जेड बॉक्स के अंदर एक क्रिस्टल स्पष्ट छाती की हड्डी पड़ी हुई थी। शक्तिशाली दबाव और अमर प्रकाश उत्सर्जित करते हुए रन उस पर टिमटिमा रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि यह अपने भीतर किसी प्रकार की भयानक दैवीय क्षमता की विरासत को संजोए हुए है। जाहिर है, यह एक बेहद स्वर्ग विरोधी अमर हड्डी थी और इसका मालिक बेहद राक्षसी प्रतिभा वाला प्राणी रहा होगा। नवासी, लू चेन चुना हुआ। छोटी बहन, तुम्हें ये हड्डी कहां से मिली? जून लिंगटिन ने हड्डी निकाली, उसका निरीक्षण किया, फिर उसे वापस रख दिया और ढक्कन बंद कर दिया। ओह, जब मैं एक छोटे शहर का दौरा कर रहा था तो मैंने उस हड्डी के बदले एक अमर औषधि ले ली। जून क्यानलिंग अभी भी स्थिति की गंभीरता से अनजान थे। ये नियति की बेटी का उरोस्थी था, इसकी खुदाई निश्चित रूप से नियति के बच्चे के प्रतिशोध को आमंत्रित करेगी। हालांकि अपनी बहन को दोष देने के बजाय जून लिंगटिन को लगा कि उसने काफी अच्छा किया है। वह वर्तमान में इस बात से चिंतित था कि उसके पास खेलने के लिए कोई चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नहीं है। कौन सा छोटा शहर? ये जून तियान डोमेन के दक्षिण पश्चिम में क्विंग्युआन सिटी नामक एक छोटा शहर है। जून क्यानलिंग ने बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा। क्विंग्युआन शहर, मैं समझ गया। इस हड्डी को अपने पास रखो और इसे स्वयं सोख लो। हम मां के जन्मदिन के उपहार के लिए कोई और तरीका खोजेंगे। जून लिंगटिन ने उदासीनता से कहा। जन्मदिन के उपहार के रूप में हड्डी देने का कोई तर्क नहीं था। ये सुनकर जून क्यानलिंग के चेहरे पर तुरंत कड़वे भाव आ गए। इस जन्मदिन उपहार को खोजने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी और अब उसे इसे स्वयं उपयोग करना पड़ा। फिर उसे अपनी मां को क्या देना चाहिए था? आप किस लिए हिंक कर रहे हैं? क्या आपने कभी किसी को जन्मदिन के उपहार के रूप में हड्डी देते देखा है? कुछ और तलाशें। जून लिंगटिन ने नाराज होकर जून क्यानलिंग के सिर पर प्रहार किया। तो भाई, तुम मां को क्या देने की योजना बना रहे हो? जून क्यानलिंग ने अपना सिर रगड़ा और पूछा। मैंने पहले ही फैसला कर लिया है और अब मैं इसे लेने की तैयारी कर रहा हूं। जून लिंगटिन के बोलने के बाद उनका चित्र सीधे हॉल से गायब हो गया। अरे भाई, आपने अभी तक मुझे नहीं बताया कि आपका उपहार क्या है। भाई, बड़ा मतलबी भाई। जून क्यानलिंग ने जोर जोर से अपना पैर पटका और फिर जून लिंगटिन के शयन कक्ष से बाहर चली गई। इस बीच जून तियान डोमेन के दक्षिण पश्चिम में एक छोटे से शहर में इस समय एक युवक बिस्तर के पास बैठा पीले होंठ और उदासीन भाव वाली एक लड़की को पकड़कर रो रहा था। दीदी, तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? आपके भाई के पास खेती के लिए संसाधन है, आपको उनका व्यापार करने के लिए अपनी हड्डी खोदने की जरूरत नहीं थी। लड़की के सूखे पीले होठों को सहलाते हुए आदमी के दिल में आत्मग्लानि और आक्रोश की गहरी भावना पैदा हुई। रो मत भाई, ये सिर्फ एक हड्डी है। अगर इसे आपके दायरे से बाहर निकलने में मदद करने वाली अमर औषधि के बदले लिया जा सकता है तो यह इसके लायक है। इसके अलावा क्या हड्डी एक बार खत्म हो जाने के बाद वापस नहीं बढ़ सकती? लड़की ने उस आदमी को सांत्वना देने की कोशिश करते हुए जबरदस्ती मुस्कुरा दी। लेकिन इस समय उस आदमी का दिल उस व्यक्ति के प्रति शुद्ध घृणा से भर गया जिसने हड्डी ली थी। बस एक हड्डी, वह एक बर्फ क्रिस्टल अमर हड्डी थी। इसके साथ किसी की गुप्त प्रतिभा सीधे तौर पर 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों की शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं को टक्कर दे सकती है। उनकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित होती। और अब अमर औषधि के एक डंठल के लिए इस हड्डी को किसी ने ठग लिया है। और उसकी बहन की उम्र कितनी थी? केवल 14 साल की उम्र में उसे ऐसी अमानवीय पीड़ा और यातना सहनी पड़ी थी। वह घृणा से कैसे न भर जाए? क्या उसकी बहन को अमर औषधि यूं ही नहीं दी जा सकती?
एक बार जब वह लू चेन भविष्य में सफलता हासिल कर लेगा तो वह निश्चित रूप से उस हड्डी चोर को कटे हुए दिल के दर्द और निकाले गए मज्जा की पीड़ा का स्वाद चखाएगी। लू चेन की मुट्ठियां इतनी कसकर बंध गईं कि उसके नाखून उसके मांस में गड़ गए। उसका दिल पहले से ही अपराधी को दंडित करने की योजना बना रहा था। इस बीच बेहद कमजोर लू जियाओया पहले ही लू चेन की बाहों में सो चुकी थी। जियाओया, तुम पहले आराम करो, भाई कुछ दिनों में तुमसे फिर मिलने आएगा। जियाओया को धीरे से बिस्तर पर लिटाते हुए लू चेन खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया। उसे खेती करने की जरूरत थी। उसे पश्चाताप करने के लिए जितनी जल्दी हो सके हड्डी चुराने वाले हत्यारे को अपनी बहन के सामने लाना था। एक सुनसान कोना पाकर लू चेन तुरंत वहां से गायब हो गया। वह एक विशाल सफेद स्थान पर पहुंचा। यहाँ समय का प्रवाह बहुत तेज था, बाहरी दुनिया से 10 गुना, और आध्यात्मिक क्यूई की सांद्रता भी बाहर की तुलना में अधिक थी। दूसरे शब्दों में, यदि लू चेन यहाँ 10 वर्षों तक खेती करता तो बाहरी दुनिया में केवल 1 वर्ष ही बीतता, और यह इस समय अंतर सर्वोच्च खजाने की मूल समय प्रवाह दर मात्र थी। यदि वह खेती करने के लिए स्पिरिट स्टोन्स का सेवन करता है तो समय का प्रवाह 100 या 1000 गुना तेजी से भी पहुंच सकता है। इसके बाद मेरे लिए लू चेन सांसारिक चीजों को पार करने और एक संत बनने का समय आ गया है। ये सोचकर लू चेन ने लू शियाओया द्वारा दी गई अमर औषधि को एक घूंट में निगल लिया। फिर वह तुरंत संत क्षेत्र की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। बाहर किंगयुआन शहर के ऊपर का स्थान अचानक विकृत हो गया और जून लिंगटियन वहां से बाहर निकल गया। डिंग, डिटेक्टेड चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी लू चेन। डिंग, नियति की खोजी हुई बेटी लू जियाओया। इन 2 सिस्टम संकेतों को सुनकर जून लिंगटियन ने परिवेश को स्कैन करने के लिए अपनी दिव्य आत्मा शक्ति का विस्तार किया। एक क्षण बाद उसने लू शियाओया को एक कमरे में सोते हुए देखा। हालांकि उन्होंने तुरंत लू चेन का पता नहीं लगाया। एक और सावधानीपूर्वक खोज के बाद अंततः उसे एक छिपे हुए कोने में एक विसंगति का पता चला। उस विशाल सफेद स्थान में चुपके से घुसपैठ करने के बाद जून लिंगटियन ने अंततः नियति के बच्चे लू चेन की खोज की। नाम लू चेन, पहचान किंगयुआन शहर में लू परिवार से बहिष्कृत, खेती आधा कदम कम सेन क्षेत्र, काया 5 तत्व संत काया, प्रोविडेंस भाग्य का बच्चा, सोना विपरीत परिस्थितियों में साहस, सोना भाग्य मूल्य 20,000। वह केवल 20,000 नियति मूल्य वाला नियति का बच्चा है। लू चेन की जानकारी को देखते हुए जून लिंगटियन को वास्तव में बोरियत का एहसास हुआ। नियति मूल्य बहुत कम होने के अलावा और कोई कारण नहीं। उसकी अपनी किल वैल्यू पहले से ही 15,000 थी। नियति का ये बच्चा संभवतः कुछ चालों के बाद समाप्त हो जाएगा। हालांकि उस समय के अंतर का सर्वोच्च खजाना उनकी मां के लिए उपहार के रूप में काफी उपयुक्त लगा। उस विचार के साथ जून लिंगटियन सीधे उस आंगन में प्रकट हुए जहां लू शियाओया स्थित थी। सोते हुए लू जियाओया को देखते हुए जून लिंगटियन ने पहले अपनी यादों की जांच की, फिर खत्म होने के बाद एक पल के लिए सोचा। फिर अपने हाथ के झटके से उसने सीधे उसकी यादों के साथ छेड़छाड़ की। बचपन में कभी कभार दुर्व्यवहार लू चेन ने किया, उसे लू परिवार छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लू चेन भी यही कर रहा था। वह व्यक्ति जिसने उसकी हड्डी खो दी, यह अभी भी लू चेन था। किसी भी मामले में हर बुरा काम लू चेन द्वारा किया गया था। जहां तक उसके जीवन रक्षक उपकारक की बात है, निस्संदेह वह स्वयं ही होना था। जून लिंगटियन का हाथ हल्के से लू शियाओया की छाती पर पड़ा। लू शियाओया के शरीर पर लगी चोटें उसी क्षण तेजी से ठीक होने लगी। निस्संदेह उस आइस क्रिस्टल अमर हड्डी को उसे वापस लौटाना असंभव था। वह केवल उस स्थान को अनुमति दे सकता था जहां अमर हड्डी मूल रूप से जीवन शक्ति विकीर्ण करने के लिए थी, जिससे वह स्वयं एक नई हड्डी का पोषण कर सके। भाई लिंगतियान, धीरे धीरे जागते हुए लू जियाओया ने जून लिंगटियन की पीठ देखी और तुरंत उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। यदि भाई लिंगटियन ने उसे तब नहीं बचाया होता तो शायद अब तक वह अपने ही जैविक भाई के हाथों मर गई होती। तुम जाग रहे हो? जून लिंगटियन ने धीरे से लू शियाओया के सिर पर हाथ फेरा और उसका तापमान जांचा। बाद वाले के कान की लौ तुरंत लाल हो गई। स्वाभाविक रूप से ऐसा इसलिए था क्योंकि जून लिंगटियन ने लू शियाओया के दिमाग में कुछ स्पष्ट विचार डाल दिए थे। बहुत अच्छा, अब कोई बड़ी समस्या नहीं है। आज मैं तुम्हें लू परिवार में वापस ले चलूंगा। जून लिंगटियन ने उदासीनता से बात की, उसकी अभिव्यक्ति सौम्य थी। ठीक है भाई लिंगटियन, लू शियाओया ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति में सिर हिलाया। फिर जून लिंगटियन उसे जीर्ण शीर्ण आंगन से दूर ले गया और किंगयुआन शहर के लू परिवार की ओर चला गया। 90 मेरी बहन कहाँ गई? और दूसरी तरफ लू चेन वर्तमान में समय के अंतर के सर्वोच्च खजाने को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। आधे महीने की कड़ी मेहनत के बाद लू चेन अंततः सेंट दायरे की बेड़ियों को तोड़कर लेसर सेंट दायरे के प्रारंभिक चरण में पहुंच गया। ये लू परिवार के साथ हिसाब किताब चुकाने का समय है। मैं लू चेन, जो अपमान और बदमाशी मुझे झेलनी पड़ी उसका कर्ज जरूर वसूल करूंगा। लू चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। किंगयुआन सिटी लू परिवार ने उस समय उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, वह लू चेन निश्चित रूप से उन्हें 100 गुना भुगतान करेगा। समय अंतर के सर्वोच्च खजाने को छोड़ने के बाद लू चेन आंगन में दिखाई दिए। फिर वह उस कमरे में गया जहां लू शियाओया पहले थी। हालांकि जब वह अंदर गया तो वह पूरी तरह से अवाक रह गया क्योंकि बिस्तर खाली था। मेरी छोटी बहन कहाँ गई? उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसने केवल आधे महीने तक खेती की थी। बाहरी दुनिया में एक दिन से थोड़ा ही अधिक समय बीतना चाहिए था, लेकिन अब लू शियाओया पहले ही कमरे से गायब हो चुकी थी। क्या ये लू परिवार हो सकता है? धिक्कार है, हमें पहले ही परिवार से निकाल दिया गया है। फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लू परिवार अभी भी हम भाई बहनों को जाने से मना कर देगा। अगर मेरी छोटी बहन को कुछ हुआ तो मैं निश्चित रूप से आपके पूरे लू परिवार को उसके साथ दफना दूंगा। ये सोचकर लू चेन ने सीधे लेसर सेंट दायरे की अपनी ताकत का खुलासा किया। अतुलनीय संघ क्षेत्र का दबाव लेकर उन्होंने किंगयुआन सिटी लू परिवार की ओर आक्रमण किया। उसने ऐसा करने का साहस किया, इसका कारण यह था कि किंगयुआन सिटी लू परिवार का सबसे मजबूत पुराना पूर्वज केवल लेसर सेंट दायरे के मध्य चरण में अस्तित्व में था। वह लू चेन अपनी तलवार के नीचे उसे मारने का आत्मविश्वास रखता था। यह एक संघ क्षेत्र विशेषज्ञ है। इस सेंट रियलम विशेषज्ञ ने हत्या के इरादे का खुलासा किया है। एक संघ क्षेत्र विशेषज्ञ को किसने उकसाया है? किंगयुआन शहर के सभी किसान उस समय हैरान रह गए जब उन्हें आसमान से दबाव महसूस हुआ। आखिरकार उनके जैसे छोटे शहर में सर्वोच्च युद्ध शक्ति केवल सेंट क्षेत्र ही थी। इस समय लू चेन एक भयानक हत्या के इरादे से लू परिवार की जागीर के ऊपर पहले ही आ चुका था। लू मिंगशियू, मेरी छोटी बहन को सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे लू परिवार को उसके साथ दफना दूंगा। दबंग और हत्या के इरादे से भरी आवाज सीधे पूरे किंगयुआन शहर में फैल गई। इस दबंग आवाज को सुनकर लू परिवार के संरक्षक लू मिंगशियू का चेहरा, जो इस समय अतिथि कक्ष में जून लिंगटियन का स्वागत कर रहा था, अचानक थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। वह वर्तमान में एक प्राचीन कुलीन परिवार के जून परिवार के किसी व्यक्ति की मेजबानी कर रहा था।